सल्यूट फाइटर्स। अपना थर्ड क्लास है आज। एंड अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वी हैव कंप्लीटेड। इनकम टैक्स रेट्स वी जस्ट स्टार्टेड इन द लास्ट क्लास। फॉर इंडिविजुअल्स लेट अस फर्स्ट रिवाइज व्हाट वी डिड इन लास्ट क्लास। आज बिल्ड अप ऑन करेंगे उसी के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट रेजीम के टैक्स रेट्स पढ़े थे। वो टैक्स रेट्स क्या है क्विकली। पहले 4 लाख तक नील। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इसका मतलब क्या होता है? एब्रीविएट करेंगे इसको BEL। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब होता है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है, अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो डिफॉल्ट रेजिम में आपके ऊपर तो कोई टैक्स बनेगा ही नहीं। 4 लाख से 8 लाख है तो क्या होगा? तब सर 5% है। 8 लाख से 12 लाख तक 10% है। 12 लाख से 16 लाख तक 15% है। 16 से 20 तक 20% है। 20 से 24 तक 25% है। अबव 24 है 30%। इसमें मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बताया था कि 8 लाख यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या है 8 लाख 1, यानी कि अप टू 8 लाख तक 5 है, अप टू 12 तक ये है। कई सारे लोग क्या करते हैं 0 से 4 0% और फिर 4 से 8 5% लिखते हैं। तो उनको क्वेश्चन ये आता है सर 4 यहाँ पर भी है 4 यहाँ पर भी है, तो किसी की एग्जैक्ट 4 लाख है तो क्या करेंगे? सर एग्जैक्ट 4 लाख है तो हमेशा जहां अपर लिमिट है वहां तक की इनकम है। क्लियर? फेयर इनफ। अब इन सबको एक बार के लिए इग्नोर कर दो, भूल जाओ ये क्या लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इसके बाद आगे पढ़ा था कि सर सरचार्ज अप्लाई करता है। सरचार्ज का अप्लीकेशन क्या है? तो हमने पढ़ा था 10%, 15%, 25% सरचार्ज है। बताओ कैसे कैसे था सरचार्ज क्विकली। करेक्ट, करेक्ट। मोर देन 50 lakhs, मोर देन 1 करोड़, मोर देन 2 करोड़। हम लोगों ने देखो सरचार्ज कहाँ पे लिखा था, एक मिनट, ये रहा। मोर देन 50 lakhs अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर रेट ऑफ सरचार्ज क्या है? 10% है। मोर देन 1 करोड़ अगर है तो आपके ऊपर रेट ऑफ सरचार्ज 15% है। मोर देन 2 करोड़ है तो आपके ऊपर रेट ऑफ सरचार्ज 25% है। ये 3 रेट्स हम लोगों ने पढ़े थे। और हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि ऑलवेज याद रखना फाइनल टैक्स लाइबिलिटी के अंदर हेल्थ एजुकेशन सेस इंक्लूड करके निकाला जाता है। और हेल्थ एजुकेशन सेस अपना कितना परसेंट होता है? अपना हेल्थ एजुकेशन सेस होता है 4% ऑफ द टैक्स, नॉट ऑफ द इनकम, ऑफ द टैक्स। तो आओ ना फटाफट से एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं और अपना पूरा का पूरा लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा है सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है? तो लेट से एक असेसी है जिसकी टोटल इनकम है ₹1,21,00,000। ठीक है? आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ, ठीक है। 1,21,00,000 है। आओ देख लेते हैं इसकी टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कितनी रहेगी। डिफ़ॉल्ट रेजीम के रेट्स लगा करके देखने हैं। ठीक है? तो ये अपना इलस्ट्रेशन है। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस। ठीक है? तो आ जाओ। सर स्लैब रेट्स कैसे लगाएंगे? तो 0 से 4 लाख तक 0%, कुछ नहीं। फिर 4 लाख से 8 लाख तक 5%, यानी कि 20,000। मेरे संग संग में बोलते चलो। 8 लाख से 12 लाख 10%, यानी कि 40,000। 12 लाख से 16 लाख तक 15%, यानी कि 60,000। 16 लाख से 20 लाख तक 20%, यानी कि 80,000। 20 लाख से 24 लाख तक 25%, यानी कि 1 लाख। एंड मोर देन 24 लाख, कितना है मोर देन 24 लाख? तो सर 121 लाख में से 24 लाख अगर मैं हटाऊं तो कितना होता है अपना? करेक्ट, 97 lakhs। इसके ऊपर सीधा ब्लैंकेट 30%, तो यानी कि 29,10,000 मेरे को टोटल बताएगा 32,10,000। ठीक है?
मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में क्या बताया था कि सर ये जो स्लैब रेट्स होते हैं ये 4 लाख से बढ़ते हैं और रेट जो होता है वो 5% से बढ़ता है। इसका टोटल कितना होता है? इसका टोटल होता है ₹3 लाख। तो आपका जो भी फाइनल आए उसके ऊपर प्लस कर देना ₹3 लाख और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 32,10,000 ये क्या है? ये तो सर टैक्स है, लेकिन सरचार्ज टोटल इनकम मेरी कितनी है? 1.21 CR। 50 लाख के ऊपर सरचार्ज कितना होता है? 10%। 1 करोड़ के ऊपर कितना होता है? 15%। तो क्या ये स्लैब्स है? नहीं। कैसे स्लैब्स है बताना। अच्छा, अगर आपको लगता है, नहीं एक सेकंड, अगर आपको लगता है कि ये स्लैब्स है तब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आपके हिसाब से 0 से 50 लाख तक के इनकम के ऊपर 0% है सरचार्ज, फिर 50 लाख से 1 करोड़ के इनकम के ऊपर 10% है सरचार्ज। सर ये सरचार्ज किसके ऊपर अप्लाई होता है? ऑन टैक्स। तो आप मेरे को बताओ कि इतने इनकम के ऊपर टैक्स अलग से कैसे निकालोगे? नहीं निकलेगा ना, क्योंकि हमारा तो एक क्यूमुलेटिव टैक्स निकाला हुआ है। तो इसलिए दीज आर नॉट सरचार्ज का स्लैब रेट्स। सरचार्ज का स्लैब रेट नहीं होता है, सरचार्ज के ब्रैकेट्स होते हैं। मैंने क्या बोला था? सरचार्ज में ब्रैकेट होता है कि आपका इनकम किस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, स्ट्रेट अवे उतना। तो अगर आपका टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, आपके लिए सरचार्ज है ही नहीं। मोर देन 50 लाख है बट अप टू 1 करोड़ है, तो आपके लिए सरचार्ज कितना है? 10%। मोर देन 1 करोड़ है बट अप टू 2 करोड़ है, तो आपके लिए सरचार्ज है 15%। और मोर देन 2 करोड़ है तो आपके लिए सरचार्ज कितना है? 25%। तो अब मेरे को बस देखना है कि अनलाइक स्लैब रेट्स, यहाँ पे मेरे को देखना है कि मैं किस ब्रैकेट में फॉल कर रहा हूँ। मेरी टोटल इनकम किस ब्रैकेट में है? इस ब्रैकेट में है। तो मेरे लिए सरचार्ज क्या होगा? मेरे लिए सरचार्ज होगा @15%। HEC एकदम लास्ट स्टेप है। अगर आपने गलती से भी यहाँ पे HEC ऐड कर दिया और उसके ऊपर सरचार्ज डाला तो गलत हो जाएगा। HEC एकदम फाइनल स्टेप है। सरचार्ज को इंक्लूड करके जो टैक्स आएगा ना, उसके ऊपर भी हेल्थ एजुकेशन सेस लगता है। समझ गए? तो पहले सरचार्ज ऐड करेंगे। सरचार्ज @15%। तो किसका 15%? सर इसका 15%। तो आप मेरे को बताओ 32,10,000 का 15% कितना होगा? 4,81,500। तो टैक्स ब्रैकेट में इंक्लूडिंग सरचार्ज कितना हुआ? 36,91,500। अब हम लोग करेंगे हेल्थ एजुकेशन सेस @4%। हेल्थ एजुकेशन सेस @4%। कितना होगा सर? इसका 4% यानी कि 1,47,660। तो हमारा टोटल क्या आ गया? 38,39,160। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है? हो गया। हमने एक इलस्ट्रेशन के अंदर अपने पिछले क्लास का सब कुछ समराइज कर लिया। यहाँ तक एवरीबडी इज विथ मी। पेस मॉडरेट है, किसी को भी ना ज़्यादा तेज़ लग रहा होगा ना किसी को भी ज़्यादा स्लो लग रहा है। आगे चले, आगे चलते। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। दो चीज़ें हम लोग अभी करेंगे, ठीक है? इन दोनों चीज़ों को आप लोग क्विकली सॉल्व करोगे क्या? क्योंकि अब मैं आप लोगों को एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर लेकर के जा रहा हूँ, वो है मार्जिनल रिलीफ। ठीक है? बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आज पढ़ेंगे। उसमें दो क्या है? मार्जिनल रिलीफ और रीबेट। इन दोनों को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है? आज का डे भी एकदम लास्ट क्लास के जैसे टैक्स रेट्स के बेसिक्स के ऊपर रहेगा। तो एकदम फुल फोकस के संग विद अ क्लियर माइंड हम लोग लग जाएंगे। ठीक है? जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ। अब तुम लोग दो चीज़ें करोगे। पहला, टोटल इनकम मानोगे एग्जैक्टली ₹50 लाख। और दूसरा, टोटल इनकम मानोगे एग्जैक्टली ₹51 लाख।
एंड यू विल गिव मी द टैक्स लाइबिलिटी इन बोथ सिनेरियोज. ठीक है, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, शुड बी मोर देन इनफ. चलो ठीक है, 5 मिनट्स, वील सी कि क्या टोटल लाइबिलिटी निकलती है टैक्स की इन दोनों सिचुएशन में. डन, आ जाओ. 50 lakhs पे बताओ क्या निकला. ठीक है, लेट मी ऑल्सो सी. 50 lakhs minus 24 lakhs into 0.3 plus 3 lakhs. टैक्स तो निकल करके आया 10,80,000. कैसे निकाला मैंने इतना क्विकली, देखो अप टू 24 लैक्स तो जो स्लैब के हिसाब से वही रहेगा. तो मोर देन 24 लैक्स कितना है, तो 50 लैक्स में से सीधा कैलकुलेटर पे करो, माइनस 24 लैख 26 लैक्स, उसके ऊपर 30% लगेगा. और अप टू 24 लैख जो है उसका मैंने तुम लोग को टोटल बताया ही है कि ये सीधा 3 लाख होता है, तो इसमें 3 लैक्स ऐड कर दो. ठीक है, तो अपना आ गया 10,80,000. अभी मैंने कुछ भी HEC वगैरह नहीं ऐड किया, अभी सिर्फ बेसिक टैक्स की बात हो रही है. इसके ऊपर बेसिक टैक्स कितना है करूँगा, HEC ऐड करूँगा, डोंट वरी. अभी जो मैं बोल रहा हूँ एक बार वो करो. ठीक है, बेसिक टैक्स एक बार बताओ बस मेरे को. 51 लैक्स के ऊपर सर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. 51 लैक्स में से 24 लैक्स गया, इसके ऊपर 30% डालेंगे और 3 लाख ऐड कर देंगे, यानी कि 11,10,000. लेकिन सरचार्ज आ जाएगा 51 लैक्स में, क्योंकि मोर देन 50 लैक्स होते के संग संग 10%. एग्जैक्टली 50 लैक्स था तो हमारा सरचार्ज 0% था, लेकिन मोर देन 50 लैक्स होते के संग संग सरचार्ज आ जाएगा. तो मेरे को एक बार बताओ सरचार्ज कितना. यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्टली 50 लैक्स है, लेकिन 51 लैक्स पे सरचार्ज कितना है, 10% है. तो 10% है तो 10% ऑफ दिस, तो हाउ मच इज दैट, इट इज 1,11,000. सो टेल मी टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज कितना है. इधर इट इज 10,80,000, बट हियर इट बिकम्स 12,21,000. कैलकुलेशन एरर नहीं है ना मेरा. 11 + 1 12 और 10 + 11 21, तो 12,21,000. क्लियर, यू आर विथ मी. हाँ सर, 12,21,000 है अपना टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज. अब ऑब्जर्व करो, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या इस फिगर्स से. कैन यू ऑब्जर्व समथिंग. फील फ्री, माइंड से एकदम प्रेशर हटा दो. ऑब्जर्व हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जस्ट 2 मिनट ऑब्जर्व करो. मैं तो इनफैक्ट एक्सपेक्ट करा था कि जब तुम लोग सॉल्व करोगे तुम लोग मेरे को मेरे सोल्यूशन के पहले बोलोगे कि सर एक चीज़ अजीब लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया हम लोग के कैलकुलेशन में. करेक्ट, वेरी गुड. और किसी के भी दिमाग में वाला ऑब्जर्वेशन आया था, वेरी गुड. अगर आया था तो सच में आई अप्रिशिएट यू गाइस. बाकी लोग ऐसा मत सोचना कि यार हम लोग के दिमाग में नहीं आया, कुछ कुछ वो है क्या, नहीं कोई बात नहीं. इट इज़ अ स्टार्ट. धीरे धीरे देखो मेरे क्लासेस के अंदर ना अपन कोई हड़बड़ी में नहीं है. मैंने इसीलिए 120 आवर्स रखे, 50 मार्क्स को पढ़ाने के लिए 120 आवर्स. मैं इन सारी चीज़ों को 60 आवर्स में करा सकता हूँ, लेकिन मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है. आप भी हड़बड़ी मत देखो, वी विल गो एट आवर ओन पेस. इनफ टाइम है अभी मई 2027 के लिए. वी आर सेटिंग इन जुलाई 2026, कोई हड़बड़ी नहीं है. लेकिन ये जो इन लोग दोनों ने ऑब्जर्वेशन दिया है ना, सच में कमेंडेबल. बॉस ऑब्जर्वेशन देखिए, इनकम इज इंक्रीजिंग, सो चेंज इन इनकम. ये क्या है, ट्रायंगल क्या होता है सर, ट्रायंगल होता है डेल्टा. डेल्टा रेफर्स टू चेंज. चेंज इन इनकम कितना है, ₹1,00,000. मतलब इस सिनारियो से इस सिनारियो में इनकम 1,00,000 से बढ़ी, लेकिन टैक्स कितने से बढ़ा, 12,21,000 माइनस 10,80,000, 1,41,000 से बढ़ा. अब सोचो आप असेसी हो, असेसी मतलब टैक्स पेयर, आप टैक्स पेयर हो. आपने बोला कि सर, आपने टैक्स डिपार्टमेंट को बोला, निर्मला सीतारमन को बोला जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कि मैडम मैं 50 लैक्स कमाता था तो 10,80,000 टैक्स भरता था, तो मेरी नेट इनकम
यानी कि आपको टैक्स देने के बाद मेरी इनकम कितनी बचती थी, तो दिस माइनस दिस, तो 50 लैक्स माइनस 10 लाख 80,000, यानी कि 39,20,000 इनकम मेरी बचती थी, मैं घर लेके जाता था। अब मैंने थोड़ी और मेहनत की, मेरी 1 लाख इनकम मैंने और बढ़ाई, आपने टैक्स और बढ़ा दिया, और अब मेरी टेक होम इनकम कितनी है, दिस माइनस दिस, तो ये हो गई 51 लाख माइनस 12,21,000, यानी कि 38,79,000। मतलब कि मैंने मेहनत करके इनकम बढ़ाई और जो मेरी नेट इनकम है वो गिर गई। कितने से गिर गई, तो दिस माइनस 39,20,000, मेरी नेट इनकम 41,000 से तो गिर गई। ये तो मेरे संग चीटिंग हो गया। इसका मतलब है, अपने पोजीशन में सोचो, व्हाट इज इनकम फॉर यू गाइस, मार्क्स। कल को अगर इंस्टीट्यूट ये बोले कि जिस बच्चे ने ज़्यादा पढ़ाई की उसको मैं कम मार्क्स दूंगा, तो तुम लोग ज़्यादा पढ़ोगे क्या? कोई नहीं पढ़ेगा, बल्कि जो सबसे कम पढ़ेगा वो ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा। गवर्नमेंट भी अगर ज़्यादा कमाने वाले को पिनलाइज करेगी तो कोई ज़्यादा कमाएगा ही नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ, यू आर राइट। अगर आप में से कोई है जिसने सोचा कि सर कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गया, तो कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ प्रॉब्लम इन द लॉ इटसेल्फ। लॉ में ये देखा गया कि जिस जिस पॉइंट पे अपना सरचार्ज का परसेंटेज चेंज हो रहा है, जैसे देखो 50 लाख, 50 लाख के पहले तक 0% है। जैसे देखो मैं एक लाइन डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। देखो ये है अपना 50 लैक्स, इसके पहले तक कितना है, 0%, लेकिन इसके आगे कितना है, 10%। अब 1 करोड़, इसके पहले तक कितना है, 10%, लेकिन इसके आगे कितना है, 15%। फिर 2 करोड़, इसके पहले कितना है, 15%, लेकिन इसके आगे कितना है, 25%। तो गवर्नमेंट ने एक प्रॉब्लम देखा कि जब जब कोई भी सरचार्ज का परसेंटेज चेंज हो रहा है ना, तो इस नंबर के आसपास के एरिया में, इस नंबर के आसपास के एरिया में ऐसी कुछ एनोमलीज आ रही है। अब एक और एक्टिविटी करो, इनकम को ले लो 60 लैक्स, क्या बोला मैंने, टोटल इनकम ले लो 60 लैक्स। मेरे को प्लीज बताओगे टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज कितना है, सीधा बताना टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज कितना है, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, तो 60 लैक्स माइनस 24 लैक्स इंटू 0.3, और इसके ऊपर मेरे को कितना देना है, 10%, ठीक है। तो 60 लैक्स माइनस 24 लैक्स इंटू 0.3 प्लस मेरे को जो देना है, ये कैसे हो रहा है बॉस, कोई कैलकुलेशन एरर हो रहा है क्या? ओह ओ ओ ओ ओ ओ ओ, वेट अ मिनट गाइस, सीम्स लाइक अ कैलकुलेशन एरर। तो 60 लैक्स में से 24 लैक्स गया इंटू 0.3 प्लस 3 लाख, ठीक है, इतना आया, और इसके ऊपर मैं 10% ऐड कर देता हूँ, तो मेरा आया है 15,18,000। अब सुनना, सुनो 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 प्लीज़ सुनो, 15,18,000। अब मेरे को कंपेयर करके बताओ इस सिचुएशन से, सिचुएशन नंबर 1 से, चेंज इन इनकम कितनी है सर, 50 लाख से 60 लैक्स कितना हुआ, चेंज इन इनकम है सर 10 लैक्स, और चेंज इन टैक्स कितनी है, चेंज इन टैक्स है सर, इधर है आपका 10,80,000, इधर है 15,18,000, यानी कि 4,38,000। तो अब यहां पे वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पे मेरी इनकम जितने से बढ़ रही है मेरी टैक्स उससे कम बढ़ रही है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरी इनकम जितने से बढ़ रही है मेरी टैक्स उससे ज़्यादा से बढ़ रही है, इसलिए तुम देखोगे ये जो 41,000 है इसको बैक कैलकुलेट यहाँ से भी किया जा सकता है, दिस माइनस दिस, लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिव डिफरेंशियल नहीं है। तो यानी कि आसपास के एरिया में ही ये प्रॉब्लम है, अगर मैं बीच में जाके निकालूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसलिए मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आया। मार्जिनल रिलीफ क्या बोलता है? आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया ना? प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही सिनेरियो है, एग्जैक्टली ये जो सिनेरियो है आपका, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। बस कि कोई इंसान 50 लाख कमाता है वर्सेस कोई और 51 लाख कमाता है। 51 लाख वाले का ज़्यादा टैक्स लग जाता है, 50 लाख वाले का कम लगता है। तो 50 लाख वाला बोलता है मैं क्यों 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाऊं, अगर एंड में मेरे को गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मार्जिनल रिलीफ ये बोलता है कि अगर सरचार्ज के कारण आपका चेंज इन इनकम इज लेस देन योर चेंज इन टैक्स, गौर से सुनना, समझ में आया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो बताना, फिर से एक और तरीके से समझाऊंगा। गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर सरचार्ज के कारण आपका चेंज इन इनकम is less than your change in tax, then the differential will be given as a marginal relief। समझ में आया? आप लोगों के लिए दूसरे तरीके से समझाता हूं, जिसको समझ में आया वो भी सुनना। सेकंड एक्सप्लेनेशन, गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपका इनकम बढ़ने के कारण नेट इनकम गिर जाता है, सुनना आप लोग, खास तौर पे सुनना, बाकी लोग भी गौर से सुनना, अगर आपका इनकम बढ़ने के कारण नेट इनकम गिर जाता है तो हम आपके नेट इनकम को मेंटेन कर देंगे विथ द इंक्रीज इन इनकम। मतलब क्या? मतलब किसी का 50 लैक्स पे 39,20,000 था, अब उसका 51 लैक्स पे 38,79,000 है। इनकम कितने से बढ़ा? 1 लाख। तो टैक्स कितने से बढ़ा? 1,41,000 से। बोला हम आपके पुराने टैक्स के ऊपर जितना चेंज इन इनकम है उतना ऐड करेंगे और उतना ही रहने देंगे। मतलब क्या? 50 लैक्स के इनकम पे मेरी टैक्स लगती थी 10,80,000, अब आपका 51 लैक्स है, आपकी इनकम 1 लाख से बढ़ी, आपकी टैक्स 1,41,000 से बढ़ रही है, लेकिन हम सिर्फ उतना ही टैक्स लेंगे जितने की आपकी इनकम बढ़ी, ताकि आपको आउट ऑफ पॉकेट टैक्स नहीं पे करना पड़े। तो हम आपसे सिर्फ 11,80,000 ही लेंगे। यानी कि आपकी टैक्स बन रही थी 12,21,000, हम आपसे 11,80,000 लेंगे, तो आपको मार्जिनल रिलीफ कितने की मिली? 41,000। दिस इज नथिंग बट दिस नंबर। सिंपल तरीका क्या है सर? सिंपल तरीका यही है, आप निकालो चेंज इन इनकम, आप निकालो चेंज इन टैक्स, अगर ये लेस है तो ही मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। 60 लाख पे क्या कोई मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? सर इनकम बढ़ी 10 लाख, टैक्स जो बढ़ी वो सिर्फ 4,38,000 बढ़ी, तो इनकम का चेंज इज मोर देन माई टैक्स का चेंज, तो यहाँ पे नो मार्जिनल रिलीफ। जो टैक्स आया चुपचाप से वो भर दीजिए। क्लियर है? क्लियर है? एक एग्जाम्पल करेंगे ये टेस्ट करने के लिए कि अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, करिए उसको। टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम है सर 2,02,00,000, और एक और सिनारियो के अंदर हम लोगों की टोटल इनकम है 1,01,50,000। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। ठीक है, दोनों सिनेरियोज में हमें टैक्स लाइबिलिटी जाननी है। फेयर इनफ? बस आपको क्या करना है, अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया आप उसी के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे। जो भी अभी तक मैंने तुम लोगों को पढ़ाया बस उसी नॉलेज को अप्लाई करके, उतने नॉलेज में जो भी आपको आता है उसके हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी निकालो। फेयर इनफ? 5 मिनट्स विल बी सफिशिएंट। ठीक है, करिए। डन गाइस, आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1, टोटल इनकम क्या है? 2 करोड़। हमारी सरचार्ज के लिए 2 करोड़ के ऊपर कितना है? 25%। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे सरचार्ज?
पहले तो टोटल इनकम पकड़ लेते हैं 2,02,00,000। इसके ऊपर बेसिक टैक्स कितना आया, तो 202 माइनस 24 इंटू 0.3 प्लस 3 यानी कि 56,40,000 ऐड कर दो। सरचार्ज कितने पे सरचार्ज होगा सर, 2 करोड़ के ऊपर जाते ही 25% पे सरचार्ज होगा, तो यानी कि 14,10,000। तो हमारा टोटल क्या आ गया, 70,50,000। बस यहीं पे रोक दो, अभी कुछ भी करना मत आगे। अब क्या मतलब, सम जब करोगे तो इस कॉलम के अंदर यहीं पे रोकना। अब रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे, 50 लैक्स। किस किस ने रेफरेंस पॉइंट 50 लैक्स लिया, आपने क्यों लिया रेफरेंस पॉइंट 50 लैक्स? पिछले इलस्ट्रेशन के अंदर मैंने रेफरेंस पॉइंट 50 लैक्स दोस्त इसलिए लिया था बिकॉज इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन सा था, नजदीक 50 लैक्स वाला। लेकिन अब जब आपको यहां पे टेस्ट करना है तो आपको प्रीवियस इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, किसी को पता है क्या, यहाँ पे याद आ रहा है, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा था इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे कोई ग्राफ अपना एंगल ऑफ कर्वेचर चेंज करता है। जैसे अगर मैं आपको इसका ग्राफ बनाने बोलूं तो ये है आपका इनकम और ये है आपका सरचार्ज का परसेंटेज। देखो 50 लाख तक योर सरचार्ज इज 0। 1 करोड़ पे 50 लाख पे एग्जैक्टली इट बिकम्स 10%। ये 10% है। फिर 1 करोड़ पे व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स 15%। फिर 2 करोड़ पे व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स 25%। तो देखो ये ग्राफ आपका एंगल बदल रहा है, स्टीप होते जा रहा है। तो ये क्या है, ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये क्या है दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये क्या है, ये तीसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो जो भी आपका नियरेस्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है आप वहां पे टेस्ट करोगे। तो मेरे को नियरेस्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है 2 करोड़। 2 करोड़ पे बेसिक टैक्स कितना है, तो 200 माइनस 24 इंटू 0.3 प्लस 3 यानी कि 55,80,000। और 2 करोड़ पे मेरा सरचार्ज कितना है, किस किस ने 0% लिया, गुड। 2 करोड़ पे मेरा सरचार्ज है आपका 15%। तो यानी कि इसका 15% होता है अपना 8,37,000। टेल मी व्हाट इज 64,17,000। बस यहीं पे रोकना है। यहाँ पे अब आपको करना है चेंज इन इनकम, चेंज इन टैक्स। हाउ मच इज द चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम के लिए अगर किसी ने भी कैलकुलेटर उठाया तो बहुत गंदी काम की। 2 करोड़, 2 लाख, 2 करोड़, इसके लिए किसी ने कैलकुलेटर नहीं उठाना चाहिए। चेंज इन टैक्स हाँ उठा लो, 70,50,000 माइनस 64,17,000 यानी कि चेंज इन टैक्स है अपना 6,33,000। तो क्या है, चेंज इन इनकम इज लेस देन माई चेंज इन टैक्स, सो हाउ मच शुड बी माई मार्जिनल रिलीफ, 4,33,000। तो लेस कर दो मार्जिनल रिलीफ कितना, 4,33,000। बचा क्या, बचा आपका 70,50,000 माइनस 4,33,000 यानी कि 66,17,000। ठीक है, अब क्या करोगे, अब सर हम लोग जो है इसके ऊपर HEC ऐड कर देंगे 4% का। 1 मिनट रुको यार, मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ पहले। ठीक है, 4% HEC क्या होगा, तो 66,17,000 का 4% होता है अपने लोगों का 2,64,680। क्या आ गया टोटल आंसर, 68,81,680।
इसलिए तुम लोगों को समझ में आया क्यों मैंने यहाँ पे बोला कि रुक जाना, HEC मत ऐड करना, बिकॉज HEC ऑलवेज रिमेंबर इज द फाइनल स्टेप। हेल्थ एजुकेशन स्टेप हमेशा सबसे फाइनल स्टेप होता है, उसके पहले मार्जिनल रिलीफ, रिबेट, सरचार्ज सब कुछ कर देंगे, फिर फाइनली हम लोग हेल्थ एजुकेशन सेस करेंगे। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं एक बार। टोटल इनकम कितनी है हमारी? 1,01,50,000। इसके ऊपर बेसिक टैक्स निकाल लो प्लीज़। बेसिक टैक्स कितना होगा बताओ? 1,01,50,000 माइनस 24 लैक्स इंटू 0.3 प्लस 3 लैक्स, यानी कि 26,25,000। क्लियर? इसमें सरचार्ज ऐड करिए। 1 करोड़ से ऊपर है तो कितना होगा? 15% का सरचार्ज लगेगा। तो यानी कि इंटू 15% इज हाउ मच? 3,93,750. So this total becomes 30,18,750. रुक जाना यहीं पे। रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे? जो भी नियरेस्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है इसके नीचे, वो कौन सा है? 1 करोड़। 1 करोड़ पे बेसिक टैक्स क्या है? तो सर 76 लैक्स के ऊपर 0.3 प्लस 3 लाख, बेसिक टैक्स आया सर 25,80,000। और 1 करोड़ पे सरचार्ज किस रेट पे आएगा? 10% के रेट पे आएगा, तो प्लस 10%, यानी कि 2,58,000 करके मेरा टोटल क्या आ गया? 28,38,000। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आकर के करो, चेंज इन इनकम कितनी है? तो सर दिस माइनस दिस, यानी कि ₹1,50,000 है। और चेंज इन टैक्स मेरी कितनी है? तो दिस माइनस दिस, यानी कि 30,18,750, यानी कि ₹1,80,750। दिस इज लेस देन दिस, सो मार्जिनल रिलीफ अप्लाइज। मार्जिनल रिलीफ क्या है सर? मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा 30,750 का, तो अप्लाई कर दो मार्जिनल रिलीफ 30,750। टोटल क्या आया? 30,18,750 माइनस 30,750, यानी कि 29,88,000। ये क्या है? अब इसके अंदर HEC ऐड करोगे @4% का, तो कितना होगा? 1,19,520। तो 520 यहाँ पर आ गया, प्लस 31,07,520 टैक्स लायबिलिटी। क्लियर? अब एक ट्रिक सुनना, आप एग्जाम में मार्जिनल रिलीफ निकालोगे और आपके दिमाग में आएगा कि सर मैंने जो मार्जिनल रिलीफ निकाला है ये सही है कि गलत है। अब आप क्या करोगे? अब आप कैलकुलेटर उठाओगे और आप पूरे के पूरे स्टेप्स वापस करोगे। इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू टाइम। मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊं, आप तुरंत वेरीफाई कर सकते हो कि आपका मार्जिनल रिलीफ ठीक है कि नहीं है, और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपका रेफरेंस पॉइंट है ना, उसके ऊपर जितना टैक्स बना, क्या बोला मैंने? जो आपका रेफरेंस पॉइंट है उसके ऊपर जितना टैक्स बना, इसमें ना बस चेंज इन इनकम का अमाउंट ऐड कर देना। क्या बोला मैंने? इसके अंदर चेंज इन इनकम का अमाउंट ऐड करना। कितना है चेंज इन इनकम? 2 लाख। कितना बना? 64,17,000 प्लस 2 लाख। अगर ये फिगर इससे मैच कर गया, यानी कि मार्जिनल रिलीफ हटाने के बाद जो बचा, तो आपका कैलकुलेशन सही है। दूसरे इलस्ट्रेशन में भी करके देख लेते हैं। आपका जो रेफरेंस पॉइंट है उसके अंदर जो टैक्स बना उसमें ऐड करना क्या? चेंज इन इनकम का नंबर। कौन सा? ये नंबर ऐड करो ना, 1,50,000। अब ऐड करो, ये हो गया 88,000 और ये हो गया 29 लाख। अब इसको कंपेयर करो इससे, क्रॉस चेक हो गया। क्या कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा? नहीं उठाना पड़ेगा।
टाइम बचेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, कोई बता सकता है? जो मैंने तुम लोगों को सेकंड एक्सप्लेनेशन दिया था ना तुम लोगों को, वो सेकंड एक्सप्लेनेशन यही था कि सर मैं कम इनकम पे जितना टैक्स पे करता था, अब इनकम मेरी जितने से बढ़ी, बस मेरे को उतना ही एडिशनल टैक्स पे करना है, अपने जेब से कुछ नहीं निकालना है। तो मेरी इनकम कितने से बढ़ी? 1,50,000। तो ये देखो 1 करोड़ पे मैं इतना पे करता था, इस पे मैं और 1,50,000 मैक्सिमम दे सकता हूँ। दिस इज योर इनकम आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। 2 करोड़ के ऊपर मेरी 64 लाख इनकम बनती थी, मेरी इनकम 2 लाख से बढ़ी, तो मैं अब आपको मैक्सिमम 66 लाख पे कर सकता हूँ। आफ्टर मार्जिनल रिलीफ दिस शुड बी योर टैक्स। क्लियर? तो वी आर डन विथ मार्जिनल रिलीफ। आर वी डन विथ मार्जिनल रिलीफ? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक और कॉन्सेप्ट है, आज लॉट्स ऑफ राइटिंग होगा, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ राइटिंग, ठीक है? एक और कॉन्सेप्ट है आपका रिबेट का। क्या है ये कॉन्सेप्ट? रिबेट। लिखो मेरे संग, REBATE। रिबेट का कॉन्सेप्ट है। इसके लिए कौन सा सेक्शन नंबर होता है? इसके लिए होता है हमारा सेक्शन 156। ठीक है? मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? टैक्स लाइबिलिटी अगर किसी भी पर्सन की निकालनी है, टैक्स लाइबिलिटी अगर किसी भी पर्सन की निकालनी है, तो हमें बेसिक 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। याद करो मैंने एक ऐसा टेबल बनाया था, अभी ऊपर जाकर के खोजूं क्या? चलो ऊपर जाके खोजते हैं, मिल जाएगा। ये रहा, आओ एक ही बार में मिल गया, थैंक गॉड, वी सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम। टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है तो ये रहा, सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए उस असेसी का, एंड ऑब्वियसली असेसी कौन सा पर्सन है, इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है, कंपनी है, AOP है, BOI है, AJP है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्या है वो पता होना चाहिए। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होते हैं? 2 टाइप के ब्रॉडली होते हैं, समबडी कैन बी अ रेसिडेंट और समबडी कैन बी अ नॉन रेसिडेंट। करेक्ट? इसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं हो सकता है। अब सुनना, रिबेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पता है कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? गवर्नमेंट ने एक चीज देखा, गवर्नमेंट ने CA आर्टिकल्स, तुम लोगों का दुख देखा। तुम लोग अब इंटर पास करने के बाद आर्टिकल बनोगे, जब तुम लोग आर्टिकल बनोगे तो तुम लोग में से कई लोगों के ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर हो सकता है यू गाइज विल गो टू BCG। ठीक है? आप लोग BCG जाओगे। अभी BCG तुमको पता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कितना पे करता है? राइट? सर हमने सुना है 1 लाख रुपीज़ अ मंथ भी पे कर देते हैं कभी कभी। करेक्ट, पे कर देते हैं। तो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कितने महीनों की होती है? 11 से 12 मंथ्स रफली। लेट्स अज्यूम 12 मंथ्स की आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, एंड यू आर गेटिंग पेड 1 लाख रुपीज पर मंथ। आपको टोटल अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से आप कितना कमाओगे? आप अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से टोटल कमाओगे 12 लाख रुपीज इन अ स्पैन ऑफ 12 मंथ्स। गवर्नमेंट ने बोला यार ये CA आर्टिकल्स इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, 12 लाख के ऊपर टैक्स निकालो, निकालो निकालो। 0 से 4 लाख 4%, 4 से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, यानी कि 60,000 रुपीज का टैक्स। और इसके ऊपर हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़ दो, 62,400 गवर्नमेंट ले गई। आप लोगों ने मिल करके गवर्नमेंट को बद्दुआ दे दी। गवर्नमेंट ने बोला यार मेरे को नहीं चाहिए, CA आर्टिकल्स की बद्दुआ नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला सुनो, जिसकी इनकम अप टू 12 लाख है उससे मैं टैक्स ही नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेंगे? आप लोग आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो, कुछ पैसे घर में भी भेजोगे, फिर आप लोग में से कई लोग छोटे छोटे शहरों से आते हो, Tier 2 Tier 3 सिटीज से आते हो, तो आप लोगों को अपने बिग सिटीज के अंदर रहने के कॉस्ट भी बियर करने पड़ते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स। भाई एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस आर मिडिल क्लास पीपल, वी हैव 10
एक्सपेंसेस टू टेक केयर ऑफ। और मिडिल क्लास की बेचारी हालत ऐसी है कि हम लोग किसी भी चीज़ के लिए देखो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं है। हम लोग एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। तुमने हमने हमने से किसी ने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है? नहीं, प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की है। हेल्थ केयर के लिए हम लोग कभी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। क्या हम लोग कभी भी जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आए, लेकिन आएगी भी तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वील गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट जो हम लोग को रोड्स वगैरह प्रोवाइड करती है उसके लिए बदले में हम लोग टोल टैक्स देते ही हैं, जैसे ही गाड़ी खरीदते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ जिसको खरीदते हैं उस पर हम लोग जीएसटी देते हैं। तो जब हम लोग हर चीज़ के लिए सेल्फ डिपेंडेंट है, तो गवर्नमेंट ने भी एक चीज़ रियलाइज़ किया कि यार जो लोअर मिडिल क्लास है ना, इनसे टैक्स निकालूंगा ना तो रिवोल्ट हो जाएगा। तो लोअर मिडिल क्लास के लिए उन लोगों ने इनकम डिसाइड किया कि जिसकी टोटल इनकम अप टू 12 लाख है उससे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? कौन होना चाहिए ये? द पर्सन who is eligible for rebate should be a resident individual or resident HUF। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या? मतलब सर एक कंपनी का प्रॉफिट 12 लाख तक है, कोई बात नहीं, टैक्स दो। कंपनी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कंपनी मिडिल क्लास पर्सन है क्या? कंपनी वोट देने जाता है क्या? नहीं। फर्म अगर कमाता है, नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग वोट बैंक नहीं है, ये लोग मिडिल क्लास नहीं है। कंपनी को अपना तबीयत बिगड़ने पे प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा है, कंपनी की तबीयत कैसे बिगड़ेगी? सर कंपनी को एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल जाना है, कंपनी क्यों जाएगा? तो ये किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स के लिए। और उसमें भी गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग को अपना वोट बैंक सिक्योर करना है। रे बाबा, वोट बैंक माने जो अपने रेसिडेंट्स है, वो जो नॉन रेसिडेंट्स है और जिनको इंडिया में टैक्स भरना है, बताऊंगा कि कुछ सिचुएशन में नॉन रेसिडेंट्स भी इंडिया में टैक्स भरते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला आपके लिए तो कुछ नहीं है। आपके लिए क्या है? आपके लिए सिर्फ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। क्या है? नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। आपकी इनकम 0 से 4 लाख तक है, आइए 0% टैक्स है, कोई बात नहीं, चले जाइए। लेकिन एनीथिंग मोर देन 4 लाख स्लैब रेट्स वगैरह लगा दो और जो भी टैक्स बनता है वो दे दो। हाँ, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट एचयूएफ हो तो 4 लैक्स नहीं, अप टू 12 लैक्स तक अगर आपकी टोटल इनकम है तो हम लोग आपको क्या करेंगे? रिबेट देंगे। रिबेट पता है क्या होता है? कि पहले हम आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, पहले हम आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे और फिर पता है हम क्या बोलेंगे? टैक्स लाइबिलिटी और ₹60,000 विच एवर इज लेस, उसको हम लोग रिबेट के तरह आपकी टैक्स लाइबिलिटी से कम कर देंगे। एक एग्जाम्पल करते हैं ना, क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मानो किसी की टोटल इनकम है ₹11 लाख। एकदम सिंपल लिया मैंने। पहले टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। सर टोटल इनकम है अगर 11 लैक्स, तो अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलेगी? 0 से 4 लाख तक 0%, कुछ नहीं। 4 लाख से 8 लाख तक 5%, यानी कि 20,000। अब सर 8 लाख से 12 लाख लिखेंगे, 12 लाख तक तो इनकम ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 8 लाख से 11 लाख तक 10%, कितना? 3 लाख के ऊपर 10%, यानी कि 30,000। तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई? 50। अभी सेस मत ऐड करना, हेल्थ एजुकेशन सेस। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ हेल्थ एजुकेशन सेस फाइनल स्टेप है। अब आप क्या देखोगे? सर इसकी इनकम जो है ये तो अप टू 12 लाख है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या ये रेसिडेंट है? इंडिविजुअल है, ये तो समझ में आ गया, हमने स्लैब रेट लगाया तो स्लैब रेट्स लगता ही इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में। मगर क्या ये रेसिडेंट है? अगर क्वेश्चन बोलता है कि यस 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 ही इज अ रेसिडेंट, तो फिर क्या करना? रीबेट के लिए टेस्ट करना। अच्छा एक चीज बताओ, सरचार्ज के लिए क्यों नहीं टेस्ट किया? क्योंकि टोटल इनकम 50 लाख को क्रॉस कहाँ की है? सरचार्ज जब तक टोटल इनकम 50 लैक्स नहीं क्रॉस करे अपने को टेंशन फ्री सोना है। सरचार्ज पिक्चर में ही नहीं है। 50 लाख से ऊपर गया अपने को जाग जाना है कि सरचार्ज भी आ जाएगा। अच्छा, कैन सरचार्ज एंड रिबेट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम? नो।
सरचार्ज एंड रिबेट कैन नॉट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। कैसे एग्जिस्ट करेगा? रिबेट तभी मिलेगा जब मेरी टोटल इनकम अप टू 12 है, और सरचार्ज तभी मिलेगा जब मेरी टोटल इनकम मोर देन 50 है। अप टू 12 एंड मोर देन 50 कैन दे एग्जिस्ट एट द सेम टाइम? मैथमेटिक्स हिल जाएगा रे, नहीं ना, तो बस वो नहीं है। ठीक है, अब रिबेट अंडर सेक्शन 156 क्या बोलता है? रिबेट अंडर सेक्शन 156 बोलता है कि इफ यू आर अ रेजिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ एंड योर टोटल इनकम इज अप टू रुपीज 12 लाख, देन amount of tax which is 50,000 or 60,000 whichever is lower will be given as a rebate। rebate मतलब क्या होता है? rebate वर्ड का मतलब होता है सर डिडक्शन। rebate वर्ड का मतलब होता है डिस्काउंट। रिबेट वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज ऑफ। बोलते हैं ना 50% ऑफ, 20% ऑफ, तो इतना आपके टैक्स से ऑफ हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्या बोला गया? अमाउंट ऑफ टैक्स और 60,000 विच एवर इज लोअर। तो क्या है लोअर? 50 और 60। 50,000 इज लोअर, माइनस कर दीजिए। हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड करो @4%। सर किस पे ऐड करें? ज़ीरो है, तो ये भी ज़ीरो रहेगा। आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या आएगी? नील आ जाएगी। समझ में आया? इससे अचीव क्या हुआ? इससे सर अचीव ये हुआ कि अब गवर्नमेंट को ये कंफर्ट है कि जो उनका वोट बैंक है लोअर मिडिल क्लास, वो उनके कंट्रोल में रहेगा। उसको बुरा नहीं लग रहा है टैक्स का, उसको कॉस्ट पिंच नहीं कर रहा है। लोअर मिडिल क्लास को कैसे डिफाइन किया गया? अप टू रुपीज 12 लाख। रिबेट का कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं होता है, रिबेट के अंदर आगे जाके कुछ ट्विस्ट आएगा, लेकिन अभी अपनी वो मैच्योरिटी नहीं है कि अपन उस ट्विस्ट को पकड़ पाए। तो अपन रिबेट का कॉन्सेप्ट एक बार के लिए यहीं पे पॉज करते हैं। रिबेट के कॉन्सेप्ट पे मैं फिर आऊंगा, लेकिन अभी के लिए अपन रिबेट का कॉन्सेप्ट पॉज करते हैं। ठीक है, हो गया? तो एक बार मेरे को क्विकली समराइज करोगे कि हम लोगों ने अभी तक इंडिविजुअल्स के टैक्स रेट्स में क्या क्या पढ़ा? सर सबसे पहला हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया स्लैब रेट्स। मैं वापस रिवाइज नहीं करा रहा हूँ स्लैब रेट्स, याद है 0 से 4, 4 से 8। ठीक है, 4-4 लाख से स्लैब बढ़ेगा, 5-5% से रेट बढ़ेगा, 30% पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो भी मोर देन 24 लाख है सबके ऊपर 30% लगेगा। हम लोगों ने पढ़ा सरचार्ज का कॉन्सेप्ट क्या था? अप टू 50 लाख है टोटल इनकम, कोई सरचार्ज नहीं। मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ 10%, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ 15%, मोर देन 2 करोड़ 25%। हम लोगों ने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे चेक करेंगे प्रीवियस रेफरेंस पॉइंट से चेंज इन इनकम अगर लेस देन है, अगर लेस देन है चेंज इन टैक्स से, तो जो डिफरेंशियल है उसका मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। हम लोगों ने रिबेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा सेक्शन 156। अगर टोटल इनकम अप टू 12 लाख है और रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, यहाँ पे एओपी बीओआई एजेपी ये लोग नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ है। याद रखना स्लैब रेट्स के लिए इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी इन सब का एक ही स्लैब रेट होता है, लेकिन रिबेट सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को मिलता है। ये एओपी बीओआई एजेपी इन लोगों को नहीं मिलता है। सब कुछ दिया हुआ है बुक में, तो आप टेंशन मत लो, आपके कॉन्सेप्ट बुक के अंदर मैंने सब कुछ दिया है, तो ये सब को लिखो मत, बस सुनो। और हमने क्या पढ़ा? और हमने पढ़ा कि जो भी आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसमें 4% का अपने हेल्थ एजुकेशन सेस जो है वो ऐड कर देंगे, अच्छे बच्चे के जैसे। ये अपन लोगों ने पढ़ा किसके लिए? डिफॉल्ट रेजीम के लिए। डिफॉल्ट रेजीम का सेक्शन नंबर किसी को याद है? किसी को याद नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई भी रिवीजन ही नहीं कर रहा है। हम लोग में से कोई भी रिवीजन कर कहाँ रहा है? प्लीज़ करो रिवीजन, समझो इस बात को। ये चीज़ आगे जा करके ना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी अगर आप रिवाइज करके नहीं आओगे। फाइन, अगर सेक्शन नंबर एग्जाम में याद नहीं आता गलत मत कोट करना, लेकिन कोशिश तो करें, कोशिश तो करें एक अच्छा प्रोफेशनल बनने की। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर है जैसे सेक्शन 202 ऐसे सेक्शन नंबर्स तो हम लोग याद करें। बाकी कोई बात नहीं, नहीं होता तो नहीं होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा डिफॉल्ट रेजीम। अब
अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि इंडिविजुअल्स के लिए एक पैरेलल रेजीम और चल रहा है, एक पैरेलल मतलब कोई चीज जिसके ठीक राइट बिसाइड एक और चीज चल रहा है इक्वल, उसे हम बोलते हैं दोस्त ओल्ड रेजीम। और इसका फॉर्मल नेम पता है क्या है? इसका फॉर्मल नेम है ऑप्शनल रेजीम। ये है आपका न्यू। तो न्यू, ओल्ड, डिफॉल्ट, ऑप्शनल। डिफॉल्ट मतलब जिसके लिए कुछ करना नहीं, ऑप्शनल मतलब जिसके लिए ऑप्ट करना है। तो ऑप्शनल रेजिम के अंदर अगेन आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एक अलग सेट ऑफ स्लैब रेट्स है। यस, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन्हीं के लिए एग्जैक्टली जिन लोगों के लिए तुमने अभी ये सब पढ़ा, इन्हीं के लिए एक और अलग स्लैब रेट्स है। टेंशन मत लो। अभी तुम लोग को लग रहा है कि सर यही स्लैब रेट्स के ऊपर ग्रिप नहीं है। इतना प्रैक्टिस करेंगे ना, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि सब कुछ फिंगर टिप्स पे आएगा। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आज थर्ड क्लास है, इम्पेशेंट होने से नहीं चलेगा। इधर भी अपने लोगों को सरचार्ज पढ़ना पड़ेगा, इधर भी अपने को मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट जो है वो करना पड़ेगा, इधर भी अपने को रिबेट के बारे में जानना पड़ेगा। हाँ, इधर भी HEC जो है वो एट द रेट 4% ही है। तो दिस एंड दिस आर सेम। बाकी सबके अंदर स्लैब रेट्स तो देखो पूरे ही डिफरेंट है। सरचार्ज का कॉन्सेप्ट 90% सेम है, 10% ट्वीकिंग होगा। मार्जिनल रिलीफ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलो, जैसे जैसे सरचार्ज चेंज होगा वैसे ही मार्जिनल रिलीफ भी चेंज होगा। रिबेट का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा नया पढ़ना पड़ेगा, पैरेलल। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक नेचुरल चीज आ रहा होगा, सर कैसे पता चलेगा कब हम लोगों को ऑप्शनल लेना है, कब हमें डिफॉल्ट लेना है? उसकी मैच्योरिटी ना हमें थोड़े आगे जाके आएगी। बिकॉज होगा क्या, ऑप्शनल वर्सेस डिफॉल्ट के अंदर चॉइस करने के लिए ना सिर्फ रेट्स का फर्क नहीं है, और भी बहुत सारे चीज़ों का फर्क है। दो वर्ड्स होते हैं, आज उन दोनों वर्ड से आपको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ठीक है? देयर इज वन वर्ड विच इज नोन एज डिडक्शन एंड देयर इज वन वर्ड विच इज नोन एज एग्जेम्पशन। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? समबडी, आप बताओ, डिडक्शन और एग्जेम्पशन के बीच में फर्क क्या है? ओके, आप बताइए। सेम सेम से कुछ नहीं होता है, अगर सेम भी है तो फिर से रिपीट करिए। एग्जेम्पशन आपने ठीक पकड़ा, डिडक्शन मैं आपको बताता हूं क्या है। एग्जेम्पशन होता है कि हम लोग जब अपना टोटल इनकम शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इनकम 1 उसका अमाउंट, इनकम 2 उसका अमाउंट, इनकम 3 उसका अमाउंट, सब कुछ रिस्पेक्टिव हेड्स में डालते हैं। फिर हमारा आता है ग्रॉस टोटल इनकम, और फिर इधर से हम कुछ कुछ रिड्यूस करते हैं। ये जो रिड्यूस किया ना, ये ही है अपने डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है कि कोई इनकम आएगी और उसके बाद मैं अलग से उसे माइनस करूंगा। लेकिन एग्जेम्पशन ये बोलता है कि कोई इनकम आएगी ही नहीं, मैं जीरो कर दूंगा। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो यानी कि वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगी। लेकिन कोई इनकम के अगेंस्ट अगर डिडक्शन है तो यानी कि वो इनकम का तो पार्ट बनेगी, लेकिन या तो इनकम में से ही नेट हो जाएगी या फिर अलग से ग्रॉस टोटल इनकम से रिड्यूस किया जाएगा। डिडक्शन का एक्चुअल मीनिंग होता है बस एक लेटर बदल दो और बाकी सब लेटर सेम रखो। रिडक्शन मतलब कोई चीज को पहले लिखिए और फिर उसमें से उसको लेस लेस करिए। जैसे टैक्स जो है वो मेरे लिए, हम सबके लिए टैक्स हमारे इनकम से डिडक्शन है ना, बिकॉज पहले हम इनकम कमाते हैं, उसमें से हम टैक्स निकाल के देते हैं। यानी कि पहले कुछ आया और फिर गया, कुछ आया फिर गया। अगर कोई चीज आया ही नहीं जो आना चाहिए था, उसे हम क्या बोलेंगे? वो है एग्जेम्पशन।
एग्जेम्पशन मतलब कोई इनकम को मैंने कंसिडर ही नहीं किया, कंसिडर करके उसके लिए कोई कॉरेस्पॉन्डिंग रिडक्शन करूं, वो डिडक्शन। अब क्या होता है, ऑप्शनल रेजिम और डिफॉल्ट रेजिम में फर्क आ जाता है सर्टेन डिडक्शंस एंड सर्टेन एग्जेम्पशंस का, जो आपको डिफॉल्ट रेजिम में नहीं मिलते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट रेजिम के अंदर आपके रेट्स जो है वो छोटे हैं। तो बदले में गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कोई बात नहीं, हम आपकी टैक्स का अमाउंट गिरा रहे हैं तो आपके इनकम के अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। टेल मी द इक्वेशन फॉर टैक्स। टैक्स इज व्हाट? इनकम इनटू टैक्स रेट। अगर गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ानी है तो दो तरीके, या तो सामने वाले का इनकम बढ़ा लो, नहीं तो टैक्स रेट बढ़ा लो। और अगर इनकम गिरानी है तो भी दो तरीके हैं, या तो सामने वाले, अगर टैक्स की अमाउंट गिरानी है तो सामने वाले का इनकम को कम कंसिडर करो या टैक्स रेट को कम कंसिडर करो। गवर्नमेंट ने एक मिक्स मैच किया। डिफॉल्ट रेजिम के अंदर गवर्नमेंट ने पता है क्या कर दिया, एक सेकंड रुकना यार, इधर पेज नहीं ऐड करना था मेरे को। हुई 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 वेट, देखो, या तो ओल्ड रेजिम के अंदर देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले डिफॉल्ट लिखते हैं और फिर ओल्ड लिखते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट और ऑप्शनल, ऑलवेज यूज द वर्ड डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल, डोंट यूज द वर्ड न्यू एंड ओल्ड, ठीक है। डिफॉल्ट में देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इनकम को तो थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन बदले में टैक्स रेट जो है ना उसको गिरा दिया। और ऑप्शनल के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम को गिरा दिया और बदले में टैक्स रेट जो है उसको बढ़ा दिया। ये टैक्स रेट कैसे मिलता है, ये हम लोगों को मिलता है स्लैब रेट से। किससे मिलता है? स्लैब रेट से, जो हमने अभी पढ़ा, जो कि ऑप्शनल रेजिम के लिए अलग स्लैब रेट्स है। और ये इनकम कैसे होगा, तो इसी के लिए अभी मैच्योरिटी नहीं है हमारी। हम जैसे जैसे हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे, वहाँ वहाँ पर हर हेड ऑफ इनकम के अंदर हम देखेंगे कि अच्छा ऑप्शनल रेजिम होगा तो ये चीज़ें मिलेंगी, डिफ़ॉल्ट रेजिम होगा तो ये एग्जेम्पशंस, ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। तब जाकर के हम रीसर्कल करेंगे इसी टॉपिक में। तो मैं अभी आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज जैसे जैसे हम लोग हेड्स ऑफ इनकम करेंगे ना, धीरे धीरे हम लोग हर क्वेश्चन के एंड में ट्राई करेंगे टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने का। तो एटलीस्ट बेसिक रेट्स अपने लोग को पता होना चाहिए ना। तो आज क्या करेंगे, आज का रिमेनिंग जो भी हमारा 1 घंटा बचा हुआ है उसके अंदर अपन ऑप्शनल रजीम के ऊपर डीप डाइव करेंगे। सिंपल है, ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ऑप्शनल रजीम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओल्ड रजीम भी। इसके अंदर सबसे पहले स्लैब रेट सीखते हैं। कुछ भी लिखना नहीं है, सब कुछ अपने बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तुम लोग के पास जो कॉन्सेप्ट बुक है उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है। अभी तक जो भी मैंने कराया, कोई इलस्ट्रेशन लिखना हो तो अलग बात है, बाकी अलग से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज ऑलरेडी गिवन इन दी कॉन्सेप्ट बुक। ऑप्शनल रिजीम के अंदर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर नहीं है। इनके लिए क्या स्लैब रेट्स है, तो गौर से सुनना। यहाँ पर स्लैब रेट एकदम छोटा सा है, क्या है, 0 से 2,50,000 तक 0%, नील, 2,50,000 1 से लेकर के 5 लाख तक 5%, कितना हुआ, 12,500। 5 लाख 1 से लेकर के 10 लाख तक 20%, कितना हुआ, 1 लाख। और मोर देन 10 लैक्स के ऊपर सीधा 30%, तो जो भी आपका अमाउंट आएगा। यस, वहां पर हमने कितना देखा, एक स्लैब था 5% का, एक था 10 का, एक था 15 का, एक था 20 का, एक था 25 का, फिर जाके 30 आ रहा था। इतने सारे स्लैब्स वहां पर थे, यहाँ पर सर सिर्फ इतने से ही हैं। सिंपल, यस। मगर लाइफ सिंपल कहाँ है हमारी,
हमने जिस दिन सीए कोर्स में एंट्री लिया, आवर लाइफ स्टॉप्ड बीइंग सिंपल। हियर ऑल्सो थिंग्स आर लाइक दिस। डिफॉल्ट रेजीम के अंदर बस एक ही टेबल आपको स्लैब रेट्स का अपने दिमाग में रखना था, लेकिन ऑप्शनल रेजीम के अंदर योर टेबल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ टेबल्स इंक्रीज। मतलब सर इसके अलावा भी है, बिल्कुल है। क्या है? ये है जनरल स्लैब रेट्स। क्या बोला मैंने? जनरल स्लैब रेट्स अंडर ऑप्शनल रेजीम। बट listen to me very carefully. In case of, देखो टेंशन मत लो, तुम लोग जो लिखने का हड़बड़ी कर रहे हो ये रहा, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है? सो डोंट वरी, व्हेन आई से एवरीथिंग इज गिवन, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। ये लो तुम लोग के सामने मैंने लग दिया, देख लो ये। अब जब इधर ही आ गए तो इधर से ही करते हैं, ठीक है? देखो जनरल क्या है, अप टू 2,50,000 नील, फ्रॉम 2,51,000 टू, फ्रॉम 2,50,000 एंड 1 रुपी टू 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%। अब सुनना, एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल ओनली, ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल। एंड माइंड यू, यहाँ पर HUF भी नहीं है, नो। रिबेट में हमने क्या पढ़ा था? रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF दोनों के लिए। लेकिन इधर क्या है? इधर सर सिर्फ ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल। देखो रिबेट भी जो था ना, उधर HUF नहीं था, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल है। आई करेक्ट माई सेल्फ, रिबेट में भी HUF नहीं था, रेसिडेंट HUF नहीं था। रिबेट में देर इज ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल। देखो जहाँ हमने रिबेट लिखा है वहाँ पर मैंने तुम लोगों को रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF कराया ना, इधर से HUF काटो, नो HUF, ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल, ओनली एंड ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल। माई बैड, आई एक्सेप्ट दिस, ठीक है? ओनली एंड ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए था। वैसे ही ऑप्शनल रेजीम के अंदर भी तुम लोगों का रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए अलग स्लैब रेट्स है। ये स्लैब रेट्स क्या है? रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए अलग स्लैब रेट ये बोलता है कि अगर आपके इंडिविजुअल की एज एटलीस्ट 60 ईयर्स है, लेकिन लेस देन 80 ईयर्स है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो उसके लिए जो पहली वाली स्लैब रेट है ना, वो 2.5 लाख तक नहीं होगी, 3 लाख तक होगी। एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। यानी कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हम लोग थोड़ा और दे रहे हैं। ऐसे इंडिविजुअल को क्या बोला जाता है? ऐसे इंडिविजुअल को हम लोग बोलते हैं सीनियर सिटीजन। क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एज कम से कम 60 ईयर्स है। मैं मोर देन 60 नहीं बोल रहा हूं। प्लीज पे अटेंशन टू दीज सिंबल्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी कि एटलीस्ट 60 ईयर्स की एज है। तो हम लोग क्या मानते हैं कि ये सीनियर सिटीजन है, इनके लिए थोड़ा टैक्स के अंदर लिबरल होना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो पहला होता है ना ब्लॉक, पहला स्लैब जिसमें निल होता है, उस स्लैब को हमने बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 3 लाख। बाकी सारे स्लैब 5, 10 मोर देन 10, 5, 10 मोर देन 10 सेम है। अब सुपर सीनियर सिटीजन भी होते हैं, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल कम से कम 80 के हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। आप एग्जाम में रेसिडेंट, सुपर सिटी, सीनियर ये सब नहीं लिखोगे, आप लिखोगे रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज एटलीस्ट 60 ईयर्स और एज एटलीस्ट 80 ईयर्स। इनके लिए पता है क्या है? इनके लिए पूरा 5 लाख तक ही हमने निल कर दिया, और बाकी ये दोनों ब्लॉक एज इट इज रख दिए। देखो 5 लाख से 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को समराइज करके दो कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए स्लैब्स क्या है, तो मैं आपको पता है क्या बोलूँगा? मैं आपको बोलूँगा
कि ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 बस लेस देन 80 और कंडीशन है कि रेसिडेंट होना चाहिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू 80 कंडीशन है कि रेसिडेंट होना चाहिए, तो क्या होगा? पहला स्लैब क्या है सर? यहाँ पर 0% कितने पे रहेगा? तो यहाँ पर है 0 से 3 लैक्स, यहाँ पर है 0 से 5 लैक्स। 5% कितने में रहेगा? 3 लाख से 5 लाख। यहाँ पे 5% वाला स्लैब ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है 5% वाला स्लैब। 10% कितने पे रहेगा सर? 10% होता ही नहीं है ऑप्शनल रेजिम में। 15% कितने पे रहेगा सर? 15% होता ही नहीं है ऑप्शनल में। 20% कितने पे रहेगा? 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख। और 30% कितने पे रहेगा? मोर देन 10 लाख, मोर देन 10 लाख। तो इन अ वे दिस दिस एंड दिस रिमेन द सेम, चाहे बंदा सीनियर हो या सुपर सीनियर हो। और अगर लेस देन 60 भी है, एक सेकंड रुकना, लेस देन 60 भी है तो भी 0% कितने में है? 0 से 2.5 लाख। 5% कितने में? 2.5 से 5 लाख। 20% कितने में? 5 लाख से 10 लाख, मोर देन 10 लाख। तो सर ये तो सब में सेम है, लास्ट के दोनों ब्लॉक्स। सेम इन एवरी केस। तो फर्क किस में पड़ रहा है? फर्क पड़ जाता है सर पहले दोनों ब्लॉक्स में। 3 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, ये वाला ब्लॉक तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ पे 2.5 लाख से 5 लाख, यहाँ पे 3 से 5। कोशिश करेंगे माइंड में बिठाने का, तो कैसे बिठाएंगे? इलस्ट्रेशंस करेंगे तो अपने आप हमारे माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, आ जाओ, लेट्स डू एन इलस्ट्रेशन। ठीक है, मिस्टर गौरव रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, हैज इनकम ऑफ रुपीज 18 lakhs। 3 सिचुएशन है। सिचुएशन ए है 43 ईयर्स है इनकी एज, सिचुएशन बी है 60 ईयर्स है इनकी एज, और सिचुएशन सी है 80 ईयर्स है इनकी एज। आप लोग टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे, मैं दूँ आप लोगों को 5 मिनट्स, प्लीज़ डू दी टैक्स लाइबिलिटी। आ जाओ करते हैं। ठीक है, देखो 43 ईयर्स है तो सोल्यूशन कर ले। पहले 43 ईयर्स वाला ले लेते हैं। तो मेरे को बताओ ना, 0 से 2.5 लाख, 0% नील। 2.5 लाख से 5 लाख 5% कितना होगा? 12,500। 5 लाख से 10 लाख 20% कितना होगा? 1 लाख। मोर देन 10 लाख कितना है? मोर देन 10 लाख तो 18 माइनस 10 गया तो 8 लैक्स, और 8 लैक्स के ऊपर 30% यानी कि 2,40,000। तो अपना टोटल कितना आया सर? 3,52,500। HEC ऐड करोगे? हाँ सर करेंगे ना, हेल्थ एजुकेशन से ऐड करेंगे, आपने सिखाया था। तो HEC @4% कर दो, तो कितना हुआ? 352,500 इंटू 4% कितना हुआ? 14,100। टोटल कितना हो गया? 3,66,600 टैक्स लायबिलिटी। ये कौन सा है सर? ये सिचुएशन ए है। सिचुएशन बी करेक्ट आया, करेक्ट आया। ठीक है सर, सिचुएशन बी 60 ईयर्स। क्या हम लोग हायर स्लैब लेंगे? हाँ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है। अगर नॉन रेसिडेंट होता तो क्या करते सर? नॉन रेसिडेंट अगर होगा तो हम लोग हायर स्लैब नहीं लेंगे। नॉन रेसिडेंट अगर है तो उसके लिए एज से फर्क ही नहीं पड़ता है।
अगर उसने ऑप्शनल रिजीम ले लिया है तो 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 10 और मोर देन 10, बस उतना ही है। नॉन रेजिडेंट के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, रेजिडेंट के लिए हम लोग करेंगे। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, जिसकी एटलीस्ट 60 है क्या उसको हायर मिलेगा या मोर देन 60 पे? सर एटलीस्ट 60 यानी कि 60 होते के संग संग आपको हायर मिल जाएगा। तो अब मेरे को बताओ, 0 से 3 लाख हो गया, 0% नील। 3 लाख से 5 लाख 5% यानी कि 10,000। 5 लाख से 10 लाख 20% यानी कि 1 लाख। और मोर देन 10 लाख मतलब 8 लैक्स के ऊपर 30% यानी कि 2,40,000। तो कितना हो गया? 3,50,000। HEC ऐड करेंगे 4% का, हाँ सर करेंगे ना। 3,50,000 का 4% यानी कि 14,000। तो ये अपना क्या हो गया? 3,64,000 टैक्स लाइबिलिटी। क्लियर? क्लियर। पार्ट सी। पार्ट सी क्या है? एज है एग्जैक्टली 80 ईयर्स। तो ये किस में फॉल करेगा? सुपर सीनियर सिटीजन या सिर्फ सीनियर सिटीजन? सुपर सीनियर, क्योंकि सिर्फ सीनियर जो है उसका होता है एटलीस्ट 60 बट लेस देन 80। देखो, एटलीस्ट 60 बट लेस देन 80। प्लीज सी। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 80 होते के संग संग तो आप सुपर सीनियर वाले कैटेगरी में आ जाओगे। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका होगा 0 से 5 लैक्स पूरा का पूरा 0% यानी कि नील। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे 5% वाला ब्लॉक है क्या? सर यहाँ पे 5% वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 5% वाला ब्लॉक सर अप टू 5 लैक्स के लिए होता है। 5% वाला ब्लॉक सर अप टू 5 लैक्स के लिए होता है। यहाँ तो हमने अप टू 5 लैक्स नील कर दिया। तो अब सीधा 5 लाख से 10 लाख एक बार में 20% वाला देंगे। ये बहुत बड़ा ट्रैप पॉइंट है। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं, इसको रेड फ्लैग बना दो। कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है सर 0% वाला ब्लॉक आया तो अब नेक्स्ट 5% वाला आएगा। अरे नहीं बॉस, वहाँ पे 5% का ब्लॉक सुपर सीनियर सिटीजन में गायब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अब सुनना, ये कितना होगा? 5 लाख से 10 लाख 1 लाख। मोर देन 10 लैक्स पे 30% यानी कि 2,40,000। तो टोटल कितना आ गया? 3,40,000। 3,40,000 आया टोटल। यहाँ पे ये लाइन मत देना। क्यों? क्योंकि सर 3,40,000 तो सिर्फ टैक्स आया। अब इसके अंदर हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट 4% करें अपन, तो हेल्थ एजुकेशन सेस कितना होगा? यानी कि 13,600। 3,53,600 टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, स्लैब रेट्स ये है। तो हम लोगों ने अभी जा कर के ओल्ड रेजिम में भी इंडिविजुअल्स का स्लैब रेट्स पढ़ा। सरचार्ज पे आते हैं। सरचार्ज पर आते हैं तो सरचार्ज पर भी कुछ चेंजेस है। अब सुनना, सरचार्ज पे क्या चेंजेस है, सुनना मेरी बात गौर से। हम बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो टेंशन मत लेना, स्लैब रेट्स फिर से प्रैक्टिस होते चलेंगे। अभी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इस बचे 40-45 मिनट्स में खाली क्वेश्चंस ही करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, सरचार्ज के अंदर देखो, मैं एक बार में ना तुम लोगों को डिफॉल्ट और ऑप्शनल का ना कंपैरिजन दिखाता हूँ। देखो, स्लैब रेट्स के अंदर ना डिफॉल्ट और ऑप्शनल का कंपैरिजन साइमल्टेनियसली दिखाने का सेंस नहीं था, बिकॉज ऑप्शनल के अंदर स्लैब्स बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे एकदम मस्त एक टेबल दिखाता हूँ, एक बार में क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है। टोटल इनकम सरचार्ज का परसेंटेज, ठीक है, ग्रेटर देन, रुको, अप टू 50 लाख अगर मेरी टोटल इनकम है तो ना डिफ़ॉल्ट के अंदर कोई सरचार्ज ना ऑप्शनल में कोई सरचार्ज। कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए लिख लो न्यू और
ओल्ड। बाकी एग्जाम में डिफॉल्ट रेजीम, ऑप्शनल रेजीम, ये कौन सा होता है? सेक्शन 202। ये किससे आता है? ये फाइनेंस एक्ट से आता है, फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 3 में रहता है, ठीक है। अब अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख है तो आपको ना इधर कोई सरचार्ज है ना इधर कोई सरचार्ज है। इसके आगे का तुम लोग मेरे को बताओगे। टोटल इनकम मोर देन 50 lakhs है लेकिन अप टू 1 crore है, तो इधर कितना सरचार्ज है? गुड, 10%। इधर कितना है मालूम है? 10%। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ना 90% तो सेम है। तो अभी चलो ना, जहां तक तुमको पता है वहां तक सेम है, उसके आगे बदलेगा। मोर देन 1 crore अप टू 2 crore कितना है सर? 15%। यहां पर भी 15%। मोर देन 2 crore अप टू 5 crore कितना है? 25%। 25% सर। मोर देन 5 crore, यहाँ पे 25 ही रह जाता है। बिकॉज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? डिफॉल्ट के अंदर मोर देन 2 crore होते के संग संग सरचार्ज फिक्स हो जाता है 25% पर। मगर यहाँ पे यू विल बी शॉक्ड टू नो सरचार्ज इंक्रीजेस टू 37%। सर कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस में 37% है, डिफॉल्ट में कि ऑप्शनल में। तो कंफ्यूजन पता है कैसे दूर होगा? देखो, ये इक्वेशन को अपने माइंड में बिठा लेना। गवर्नमेंट ने ऑप्शनल में क्या किया बोलो तो? टैक्स रेट को बढ़ाया। तो टैक्स रेट ही तो सरचार्ज इंक्लूड करती है, सरचार्ज भी तो एक रेट है ना। तो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। देखो ये रहा, मोर देन 5 crore का एक एडिशनल ब्रैकेट इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने ऑप्शनल रेजिम में। और यहाँ पर बोला कि यहाँ पर आपका 37% टैक्स लगेगा, सरचार्ज लगेगा, सॉरी, सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स। क्वेश्चन करें? क्वेश्चन में अपने आप एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा। तो आओ, आपको मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूं। टोटल इनकम है ₹5 crore 50 lakhs। इसको आपको क्या करना है? दोनों रेजीम के अंदर निकालना है इसका टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट, टैक्स रेट नहीं, टैक्स लाइबिलिटी, बोथ रेजीम्स, डिफॉल्ट एज वेल एज ऑप्शनल। करें अपन, संग में करते हैं इसको, ठीक है। आ जाओ, पहले डिफॉल्ट ले लेते हैं जो हम लोगों को अच्छे से आता है। अब मैं उतना स्लैब रेट्स नहीं लिखूंगा डिफॉल्ट के अंदर, तो मैं सीधा क्या करूंगा? 5.5 crore माइनस 24 lakhs इंटू 30% प्लस 3 लाख। कितना आया बेसिक टैक्स? बेसिक टैक्स आया अपने लोगों का ₹1 crore 60 lakh 80,000। इसमें सरचार्ज ऐड करूंगा सर, 5 करोड़ से ऊपर है तो क्या हुआ? डिफॉल्ट में तो 2 करोड़ से ऊपर जाते के संग संग 25% ही हो जाता है। तो सरचार्ज एट द रेट 25% कितना है? 40,20,000। तो टोटल कितना आया? सॉरी, 2 crore 1 lakh। ये क्या है? ये है टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, डिफ़ॉल्ट रेजिम में तुम लोग चेक करोगे क्या मार्जिनल रिलीफ? नहीं करेंगे, करेक्ट। कॉन्फिडेंस रखो ना, डाउट का एलिमेंट क्यों है? सर 5 करोड़ तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट से बहुत दूर है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट था 2 करोड़। लास्ट सरचार्ज का रेट डिफॉल्ट रेजिम के अंदर कब चेंज हुआ? 2 करोड़ पे चेंज हो गया। 5 करोड़ तो बहुत दूर है, कोई टेंशन नहीं लेना है, चेक ही नहीं करना है। तो टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज आ गया। इसमें HEC एट द रेट 4% ले लो। कितना हुआ?
8,04,000, तो टोटल क्या आ गया सर? 2,09,04,000। खत्म। डिफॉल्ट रेजीम। ऑप्शनल रेजीम करते हैं। आप में से किस किस ने ऑप्शनल रेजीम कर लिया? कर लिया? किसी ने भी मेरे से पूछा कि सर ये असेसी कौन है, रेसिडेंट है कि नहीं है, एज क्या है? इंपॉर्टेंट है, जानना ज़रूरी है। अच्छा, अगर मानो सच में क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बताए, मान लो, ऑल्दो ऐसा होगा नहीं, इंस्टीट्यूट विल स्पेसिफाई, मान लो कुछ नहीं होता है, तो आप अजम्पशन लिख के आना। और कौन सा अजम्पशन लोगे? जो सबसे जेनरिक है। ऐसा आड़ा टेढ़ा अजम्पशन मत ले लेना कि सर वो तो सुपर सीनियर सिटीजन होगा 80+ और नॉन रेजिडेंट होगा या रेजिडेंट होगा। नहीं, अपन क्या लेंगे? अपन बेसिक वाला जो है 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, मोर देन 10 लाख, वही वाला करेंगे। ऑल्दो क्वेश्चन आपको सब कुछ स्पेसिफाई कर देगा। ठीक है, अभी अपन क्या है, अभी अपन नॉर्मल बेसिक लेते हैं। कौन सा बेसिक? कि रेसिडेंट है, लेस देन 60 है उसका एज, रेसिडेंट है, लेस देन 60 है, तो क्या लगाएंगे? 0 से 2.5 लाख तक 0%। अभी ऑप्शनल मैंने आज सिखाया इसलिए इतना स्लैब रेट्स लिख रहा हूँ, वरना इसके अंदर भी नेक्स्ट क्लास से अपन शॉर्टकट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% यानी कि 12,500। 5 लाख से 10 लाख यानी कि 20% यानी कि 1 लाख। मोर देन 10 लाख, मोर देन 10 लाख कितना हुआ सर? 5.5 CR में मोर देन 10 लाख कितना है? 5.4 CR। इसके ऊपर 30% कितना होता है? 5,40,00,000 का 30% होता है आपका 1,62,00,000। टोटल कितना आया सर? 1,63,12,500। अब इसके ऊपर सर सरचार्ज ऐड होगा। किस रेट पे ऐड होगा सर? सरचार्ज तो 37% पे ऐड होगा, बिकॉज टोटल इनकम मोर देन 5 करोड़ है। टोटल इनकम कितना है? 5.5 करोड़ है। सर इन्फ्लेक्शन पॉइंट नियरेस्ट क्या है? 5 करोड़। गैप कितना है? 50 लाख का गैप है। इतना बड़ा गैप है ना, तो मतलब मार्जिनल रिलीफ का लफड़ा नहीं होगा। ठीक है, छोटा मोटा गैप 5 लाख 10 लाख होना तब तक सोचना, उससे बड़ा होना तो मत सोचना। बाकी इस क्वेश्चन के एंड में एक चीज़ तुम लोग को मज़ेदार बताऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के एंड में एक चीज़ मज़ेदार बताऊंगा तुम लोगों को। सरचार्ज एट द रेट 37% कितना है बताओ? करेक्ट, 60,35,625। ऐड किया जाए, करो। कितना हुआ? 2,23,48,125। ऐड करो हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। कितना हुआ? 8,93,925। कितना हुआ? 2,32,42,050। ये आ गई अपनी टैक्स लाइबिलिटी फाइनल। तो अब आप एक चीज़ मेरे को बताओ, सेम लेवल ऑफ टोटल इनकम पे डिफ़ॉल्ट रेजीम के अंदर 2,09,00,000 है और ऑप्शनल रेजीम के अंदर 2,32,00,000 है। तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहां पर आपको एज अ टैक्स प्रोफेशनल पूछा जाएगा कि आप असेसी को, टैक्स पेयर को क्या एडवाइस करते हो, वेदर ही शुड गो फॉर डिफॉल्ट रेजीम और ही शुड गो फॉर ऑप्शनल रेजीम। व्हाट विल बी योर आंसर? आप टोटल टैक्स लाइबिलिटी दोनों में निकालोगे और आप निकाल के बोलोगे सिंस टैक्स लाइबिलिटी अंडर डिफॉल्ट रेजीम इज लोअर देयरफॉर ऑप्ट फॉर दिस। खत्म। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू टैकल क्वेश्चंस लाइक दिस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन किया जाए मार्जिनल रिलीफ का। एक क्वेश्चन किया जाए मार्जिनल रिलीफ का। तो लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑन मार्जिनल रिलीफ अंडर ऑप्शनल रेजिम। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ अंडर ऑप्शनल रेजिम।
तो इलस्ट्रेशन क्या है बॉस? मिस्टर हरी, एज क्या है? 46 ईयर्स, रेसिडेंट है ये। इनकी टोटल इनकम कितनी है? रुपीज़ 5 करोड़ 6 लाख। ठीक है, कंप्यूट करिए इनकी टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूट करिए इनकी टैक्स लाइबिलिटी। संग में ही करते हैं बिकॉज नॉट मच टाइम इज़ लेफ्ट। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे को आप लोगों को कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट रिबेट तक का, वो मैं आप लोगों को दे दूँ। ठीक है, तो आ जाओ कंप्यूट करते हैं टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, ज़ीरो से 2.5 लैक्स, एक मिनट, नील, 2.5 लैक्स से 5 लैक्स, 5%। हाँ गुड, अच्छा एक सेकेंड, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। इसने मेरे को याद दिलाया कि सर आपने बोला था इस क्वेश्चन के एंड में कुछ मज़ेदार बताओगे, तो सुनो। किस पॉइंट पे जा करके अपने लोगों का ब्रेक इवन अचीव होता है ऑप्शनल रेजिम वर्सेस डिफ़ॉल्ट रेजिम में? ऑप्शनल रेजिम वर्सेस डिफ़ॉल्ट रेजिम में किस पॉइंट पे ब्रेक इवन अचीव होता है, ये हम लोग एक अलग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कई बार दिमाग में आता ना कि सर इस इनकम के ऊपर तो डिफ़ॉल्ट बेटर था ऑप्शनल से, तो कभी ऐसा होगा कि ऑप्शनल बेटर होगा डिफ़ॉल्ट से? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। क्या सर ऐसा एबिलिटी आ सकता है कि हम लोग क्वेश्चन को बस ब्रॉडली देखें और नंबर्स देख के हम लोग एक रफ एस्टिमेट बता दें? हाँ एग्जैक्टली नंबर्स पूरा एकदम टू द फाइनल रुपी, तो अगर किसी का दिमाग सुपर कंप्यूटर है तो अलग बात है, लेकिन क्या ब्रॉडली हम लोग बता सकते हैं? हाँ, सिखाऊंगा कैसे। आज के लिए नहीं, आज के लिए इट इज़ अ डिस्कशन बियॉन्ड आवर स्कोप, लेकिन मैं तुम लोग को बताऊंगा जब हम लोग का हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग वापस लौटेंगे ना टैक्स रेट्स पे, तब इस चीज़ के ऊपर तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे सिर्फ ब्रॉड नंबर्स देख करके अपन ये जान सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट रेजिम बेटर होगा कि ऑप्शनल रेजिम बेटर होगा। ठीक है, अभी के लिए करते हैं। अब 2.5 लाख से 5 लाख 5% यानी कि 12,500, 5 लाख से 10 लाख 20% यानी कि 1 लाख, एंड मोर देन 10 लैक्स कितना होगा? तो सर 4.96 करोड़ के ऊपर 30% यानी कि 496 के ऊपर 30% यानी कि 1 करोड़ 48 लाख 80,000। टोटल कितना हुआ? प्लस 1 करोड़ 49 लाख 92,500। सरचार्ज बताइए, बिकॉज टोटल इनकम एक्सीड कर गई मेरी 5 करोड़ को, तो सरचार्ज हो जाएगा अपना 37%। कितना होगा इसके ऊपर सरचार्ज? 37% यानी कि 55,47,225। बस यहीं पे रुक जाना, यहीं पे रुक जाना, 39,725। रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे सर? रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे? जो लोएस्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, तो लोएस्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है 5 करोड़। 5 करोड़ पे टैक्स लाइबिलिटी निकालो। 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500। अब 5 लाख से 10 लाख कितना? 1 लाख, 20%। और मोर देन 10 लाख तो कितना? 4.9 करोड़ के ऊपर 30% यानी कि 9 करोड़ के ऊपर 30% यानी कि 1 करोड़ 47 लाख। तो ये कितना आएगा? 148,12,500। और 5 करोड़ पे सरचार्ज कितना होगा? 25%। तो यहाँ पे एट द रेट 25% अगर करूँ तो कितना है? 37,03,125। तो मेरे को टोटल बताना कितना है सर? 148,1250 प्लस 25% यानी कि 185,15,625। अब हम लोग का स्टेप क्या होता था? हम लोग का स्टेप सिंपल था, चेंज इन इनकम निकाल लीजिए।
कितना है चेंज इन इनकम? चेंज इन इनकम है 6 लैक्स। चेंज इन टैक्स निकाल लीजिए। चेंज इन टैक्स कितना है सर? दिस माइनस दिस, तो कितना होगा? यानी कि 20,24,100। अगर चेंज इन इनकम लेस देन चेंज इन टैक्स है तो मार्जिनल रिलीफ कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस, विच इज हाउ मच? 14,24,100। तो माइनस कर दो मार्जिनल रिलीफ कितना? 14,24,100। क्या आया? 1,91,15,625। ऐड कर दो HEC @ 4%, 764। कितना? 625 ना? हाँ, कितना है? 198,80,250। क्रॉस चेक कैसे करोगे? तो इसमें ऐड कर दो चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम कितना है सर? 6 लाख। तो कितना आ गया? 191,15,625। क्या ये दोनों इक्वल है? यस, इक्वल है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। फेयर एनफ। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अभी तक, प्रैक्टिस की बात है। जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे हम लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ता चलेगा। वी विल स्लोली स्टार्ट गेटिंग हैंड्स ऑन विद दी नंबर्स। ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं। एक वीडियो है मेरा यूट्यूब के ऊपर, अगर आप लोगों के अंदर थोड़ा सा एल्जेब्रा से प्यार है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, जब टैक्स मेट एल्जेब्रा। थोड़ा सा वो SRK वाइब्स के संग बनाया है, मस्ती कर रहा हूँ। बहुत ब्यूटीफुल वीडियो है, जस्ट 10-15 मिनट्स का है। मेरे यूट्यूब में जाना, मेरे यूट्यूब के होम पेज पर ही तुम लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, उस वीडियो को एक बार देखोगे ना, मैंने पता है क्या किया है। कभी ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यार 50 लैक्स के ऊपर अपने लोगों का कोई सरचार्ज नहीं है, 51 लैक्स पर सॉरी कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है क्योंकि कोई सरचार्ज ही नहीं है। 51 लैक्स पर एक मार्जिनल रिलीफ मिलता है। फिर मानो 59 लैक्स या कोई भी एक नंबर, बहुत ऊंचा नंबर लो, यहाँ पर फिर मार्जिनल रिलीफ गायब हो जाता है। तो आखिर इन दोनों के बीच में, या मैं ये बोलूँ कि इस नंबर से लेकर के इस नंबर के बीच में कहीं पे तो कोई एक ऐसा नंबर होगा जहाँ तक मार्जिनल रिलीफ मिलेगा और उसके आगे कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। हाउ डू वी अराइव एट दैट नंबर? आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में आने के पहले कोशिश करना इसके ऊपर अचीव करने का। लेट दैट नंबर बी एक्स और करके अचीव करना, और फिर जाकर के मेरे यूट्यूब वीडियो को देखना, वहाँ पर मैंने इस एल्जेब्रा को इंटीग्रेट किया है अपने टैक्स के इसके संग, मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट के संग। इट्स गोइंग टू बी फन। जब मैं इंटर पढ़ रहा था ना, मेरे दिमाग में पता है, मैं टैक्स के क्लास में एकदम लास्ट बेंच में बैठता था। एंड ये तो क्लासरूम ऑब्वियसली एक मीडियम साइज क्लासरूम है, मैं जहाँ पढ़ता था ना वहाँ बहुत लंबा क्लासरूम था, सुपर लंबा क्लासरूम। तो मैं ना लास्ट बेंच में बैठता था। किससे पढ़ा वो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बताऊंगा, ठीक है, अलग से बता दूंगा। चलो, तो मैं एकदम लास्ट बेंच में बैठता था। नहीं देखो, फन की बात है। सो इट वाज विवेक सोनी सर। ठीक है, इट वाज विवेक सोनी सर जिनसे मैं टैक्स पढ़ाऊँ। ठीक है, ही इज़ अ टीचर, टीचर्स हियर, रविंद्र सदन एक साइड, आई थिंक अभी भी पढ़ाते ही हैं शायद। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट इन टच। हाँ, तो वही है, उनसे पढ़ा। तो हम लोगों का रविंद्र सदन के अंदर क्लास होता था विवेक सोनी सर का। तो मैं ना एकदम लास्ट बेंच में बैठता था, मतलब मैं बैठा हूँ और यहाँ पे उनका कैमरा मैन एकदम लास्ट बेंच में, कम से कम 20-30 रोज। तो मैं कई बार सो जाता था, ऐसा नहीं है कि तुम लोग लास्ट रो वाले लोग सोने लग जाओ,
लेकिन मैं यही सब खुरापाती करता था। तो मेरे को अभी भी याद है जिस दिन उन्होंने हम लोग को मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो पता है वो क्वेश्चंस के अंदर आगे बढ़ गए। मैं था और मेरा एक और बहुत क्लोज फ्रेंड था, तो हम लोग दोनों जन पता है बैठ करके यही सब करते थे कि भाई कैसे कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा पना करते रहते थे। तो जिस दिन उन लोग ने हम लोग को मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना सर ने, वो कहीं का कहीं आगे बढ़ गए। वो आगे जाके रिबेट भी बता रहे, सब कुछ भी बता रहे। मेरे दिमाग में पता है क्लासरूम में बैठे बैठे ऐसे ही आया कि यार कुछ तो एक एक्स होगा ना। अब भाई उस समय तक तो ग्रिप भी नहीं था कॉन्सेप्ट के ऊपर इतना। तो उनका कॉन्सेप्ट बुक खोल करके उस टेबल के संग में बैठ गया। लिटरली यू विल नॉट बिलीव इट, पूरा का पूरा क्लास उसके बाद कुछ 40-45 मिनट्स तक का क्लास चला होगा, मेरा ध्यान ही नहीं है वो क्या पढ़ा रहे हैं। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि एक्स से, क्योंकि मेरे को यार मैथ से थोड़ा प्यार था। प्यार है था क्या है आज भी। आई लव एंड स्पेशली एलजेब्रा। एलजेब्रा तो मतलब मैं पागल हो जाता था एलजेब्रा करने के लिए। मैं 11-12 के अंदर मैंने 50% टाइम मैथ्स पढ़ा है। मेरे टोटल 6 सब्जेक्ट थे, मैंने रिमेनिंग 50% टाइम बाकी 5 सब्जेक्ट को दिए। 50% टाइम मैंने मैथ्स पढ़ा है, मैं रिमेनिंग 50% टाइम में बाकी 5 सब्जेक्ट्स पढ़ा हूँ। बेकार परसेंटेज था 12, बेकार नहीं था, 95% था। तो मतलब ठीक है वैसे, हाँ। तो जो भी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये पोजीशन था। तो मेरे को बहुत मज़ा आता था, कोशिश करना तुम लोग भी, ठीक है। अभी रिबेट का कॉन्सेप्ट कर ले क्विकली, आई थिंक वी हैव सम टाइम हियर, ठीक है, वी हैव 20 मिनट्स अबाउट। तो रिबेट का कॉन्सेप्ट फटाफट से कर लेते हैं। रिबेट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सर? रिबेट का कॉन्सेप्ट जो है हमारा ओल्ड रेजिम के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि पता है गवर्नमेंट ना ऑप्शनल रेजिम ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रही है। गवर्नमेंट इज नॉट एनकरेजिंग ऑप्शनल रेजिम। कैसे नहीं एनकरेज कर रही है? इसके कुछ कुछ ना तुम लोगों को, जैसे जैसे हम लोग कोर्स में और मैच्योर होंगे ना, तुम लोगों को कुछ कुछ साइंस दिखेंगे इस बात के। लेकिन इसका पता है सबसे प्रोमिनेंट साइन क्या? रिबेट। डिफॉल्ट रेजिम में रिबेट का लिमिट कितना था? कितने टोटल इनकम तक रिबेट मिलता था? सिर्फ एक बंदे ने जवाब दिया, बाकी लोग तुम लोग भूल गए। ट्वेल्व लाख तक, ठीक है। 12 लाख तक रिबेट मिलता था टोटल इनकम होने से। ऑप्शनल रेजिम के अंदर रिबेट तो रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगा। रिबेट अंडर सेक्शन 156 मिलेगा, तो ये ऑप्शनल रेजिम में भी सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही। आई एम अगेन करेक्टिंग, मैंने पहले रेसिडेंट HUF भी लिखाया था, लेकिन प्लीज़ इसे काट देना। सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलता है रिबेट। हाँ, एज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 60 हो, 80 हो, 40 हो, 50 हो, कुछ भी हो, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। लेकिन पता है कितने टोटल इनकम तक? बस 5 लाख। और रिबेट का अमाउंट पता है कितना होगा? अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी और ₹12,500, विच एवर इज लोअर। जो भी लोअर रहेगा उतने तक का रिबेट है। इलस्ट्रेशन, मिस्टर जयेश, क्या एज है उनकी? 39 ईयर्स, रेसिडेंट है। इनकी टोटल इनकम है ₹4,50,000। कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी। 0 से 2.5 लाख, 0% नील। 2.5 लाख से 5 लाख लिखोगे? नहीं सर, 5 लाख तक तो इनकम ही नहीं है। 4.5 लाख कितना? 2 लाख के ऊपर 5%। सर 2 लाख के ऊपर 5% कितना होता है? 2 लाख के ऊपर 5% कितना होता है? 10,000। आगे का स्लैब्स जाना ही नहीं है। टोटल क्या आई सर? 10,000। क्या ये रेसिडेंट है? हाँ है। क्या ये इंडिविजुअल है? हाँ है। क्या इसकी टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है? यस। तो इसको रिबेट मिल जाएगा। रिबेट अंडर सेक्शन 156 क्या बोलता है? कि आपको मिलेगा लोअर ऑफ क्या? नंबर 1,
टैक्स जो कि बन रहा है 10,000 या फिर 12,500, तो दोनों में लोअर कौन सा है? 10,000, तो 10,000 का रिबेट मिल गया। HEC @4% कुछ भी नहीं है, तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई? सर नील आ गई टैक्स लाइबिलिटी। तो वहां पर रिबेट के लिए 12 लाख तक का लिमिट था, यहां पर रिबेट के लिए 5 लाख ही है। वहां पर सरचार्ज 37% का कोई ब्रैकेट ही नहीं था, यहां पर मोर देन 5 करोड़ होने से 37% होता है। वहां पर स्लैब रेट 5, 10, 15, 20, 25, 30 अलग अलग है, यहाँ पर सिर्फ 5, 20, 30 तीन, खत्म खड़क, कुछ नहीं है। तो इसी के संग एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें करने हैं एंड वील क्लोज दिस क्लास। आ जाओ, ठीक है। 15 मिनट्स 20 मिनट्स, एक दो चीज़ मेरे को और बतानी है तुम लोगों को, एंड देन लेट्स क्लोज दिस क्लास, ठीक है। देखो, दो चीज़ सिर्फ डिस्कस करेंगे आज और बस आज का क्लास हो जाएगा। पहला, कोई पर्सन की बर्थडे कब पड़ रही है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 1 अप्रैल 1966 को कोई पर्सन बॉर्न हुआ, तो टेल मी वो एक साल का कब हुआ? 1 अप्रैल 1967 को वो एक साल का हुआ, तो 2026 के 1 अप्रैल को वो कितने ईयर्स का हुआ? 1 अप्रैल 2026 को वो कितने ईयर्स का हुआ? वो हो गया सर 60 ईयर्स का। 2026 माइनस 1966 यानी कि 60 ईयर्स का हो गया। यानी कि कोई पर्सन जो 1 अप्रैल 1966 को बॉर्न हुआ है वो टैक्स ईयर 26-27 के अंदर 60 ईयर्स का है, ये क्लियर है। लेकिन अब मैं इसकी बर्थ डेट एक ईयर से बढ़ाता हूं। अब अगर ये पर्सन 1 अप्रैल 1967 को बॉर्न हुआ है, तब इसका 60th बर्थडे कब आएगा? सर इसका 60th बर्थडे आएगा 1 अप्रैल 27 को। मैथ्स, यानी कि टैक्स ईयर 26-27 के लिए इस पर्सन का एज क्या लिया जाएगा? 59 ईयर्स और 60 ईयर्स। इसको एक बार के लिए पाक करो। मेरा तुम लोगों से एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। जो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर किसी रेसिडेंट का एज 60 ईयर्स और मोर है, तो उस रेसिडेंट के केस में हम लोग का स्लैब रेट चेंज हो रहा है। तो सर ये एज हम लोग किस डेट पर देखते हैं? साल के स्टार्ट में, साल के एंड में, यानी कि 1 अप्रैल को एज चेक करेंगे, 31 मार्च को चेक करेंगे, या समवेयर मिडिल ऑफ द ईयर में चेक करेंगे? करेक्ट। अगर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, साल के लास्ट डेट पर भी अगर उसका एज 60 हो गया ना, हम उसको हायर स्लैब रेट का बेनिफिट देंगे। साल के लास्ट डेट पर भी, मतलब मानो 31 मार्च को जाके किसी का एज 80 हो गया, तो हम उसको पूरे साल के लिए स्लैब रेट 5 लाख का दे देंगे। अब क्वेश्चन यही है कि सर व्हेन विल माय बर्थडे कंसिडर्ड टू बी 31 मार्च? व्हेन विल माय बर्थडे नहीं, व्हेन विल आई बी कंसिडर्ड टू हैव अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स और 80 ईयर्स? ये मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या बोला? कि जिसका बर्थ हुआ है 1 अप्रैल 1967 को, उसका 60th बर्थडे आएगा 1 अप्रैल 2027 को, लेकिन he will attain the age of 60 years on the one day preceding his birthday, that is 31st March 2027। आप में से किस किस को ये चीज अजीब लग रहा है?
आप लोग को लग रहा है? मेरे को एक चीज बताओ, आप न्यू ईयर कब मनाते हो? आप लोगों ने न्यू ईयर पार्टी मनाई 1 जनवरी 26 को। ईयर एंड पार्टी कब मनाओगे? करेक्ट। तो यानी कि ईयर तो हमारा कंप्लीट हो जाता है इस दिन। अब इसके ठीक नेक्स्ट डे यानी कि 1 जनवरी 27 को तो हम बोलते हैं आज से तो नया ईयर स्टार्ट हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर एज वेल। तो मैं पता है आपको क्या बोलना चाहता हूँ मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा अगर एमसीक्यू आ जाता है या कोई क्वेश्चन आ जाता है जहां बंदे की बर्थडे 1 अप्रैल की है, तो तुम 31 मार्च को चेक करना उसका 60 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है या 80 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है। अगर हो रहा है तो गिव हिम द बेनिफिट ऑफ हायर स्लैब रेट, हायर स्लैब। ठीक है, गिव हिम द बेनिफिट ऑफ हायर स्लैब। क्लियर? ये एक डिस्कशन था। अब एक फाइनल डिस्कशन फॉर दिस क्लास एंड दिस क्लास विल एंड। रिबेट अंडर सेक्शन 156। इधर डिफॉल्ट रेजिम में हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिफॉल्ट रेजिम में हमने पढ़ा कि अगर असेसी जो है अपना वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है, और इस असेसी की जो टोटल इनकम है ये है अप टू ₹12 लाख। तो इस असेसी के केस में हम लोग जो है इसको रिबेट देंगे अमाउंट ऑफ टैक्स और ₹60,000 विच एवर इज लोअर का। फेयर इनफ। मैं आपको दो टाइप के टोटल इनकम दे रहा हूँ, ठीक है। एक है ₹12 लाख और एक है ₹12,10,000। मेरे को प्लीज़ टोटल इनकम निकालोगे? मेरे संग निकालो, आओ। डिफ़ॉल्ट रेजिम अभी। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ डिफ़ॉल्ट रेजिम की बात कर रहे हैं। 12 लाख पे टैक्स कितना बनेगा? कितना बनेगा 12 लाख? 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 लाख 5%, यानी कि 20,000। 8 लाख से 12 लाख 10% यानी कि 40,000। तो 20 + 40 60,000। यहाँ पे कितना होगा? 60,000 तो यहाँ पे हो गई। 10,000 के ऊपर 15% एडिशनल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 12 लाख से 16 लाख वाला ब्लॉक भी खुल गया, स्लैब भी खुल गया। उसके ऊपर कितना होता है? 15%। तो 10,000 के ऊपर 15% और, यानी कि ₹1,500 मोर। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ₹1,500 मोर तो इट मेक्स 61,500। कोई है जिसको यहाँ तक प्रॉब्लम है, अटक रहा है? नहीं, समझ में आ गया। मैंने पूरा स्लैब रेट्स लिखा नहीं, लेकिन तब भी क्लियर है। रिबेट 156 वाला, क्योंकि ये अज्यूम करो ये जो असेसी है ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो इसकी टोटल इनकम अप टू 12 लाख है। तो इसको हम कितना देंगे? अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज 60K और 60K विच एवर इज लोअर, यानी कि पूरा का पूरा 60,000 का रिबेट मिल जाएगा। HEC क्या आया? 4%। तो टैक्स लाइबिलिटी क्या आ गई? नील। इसकी टोटल इनकम क्या अप टू 12 लाख है? नहीं है। इधर रिबेट आएगा? नहीं, इधर रिबेट अप्लाई ही नहीं करता सर। 61,500। HEC कितनी हो गई? 4%। तो 61,500 के ऊपर 4% यानी कि 2,460। तो इसका कितना हो गया सर? 63,960। अभी इस आदमी का प्रॉब्लम समझो। मार्जिनल रिलीफ। बंदे ने फ्लेवर देख लिया, बंदे ने ऑब्जर्व कर लिया। देखो, ये पर्सन यही बोल रहा है कि सर मेरी इनकम जब 12 लाख थी तो मेरे को कोई टैक्स नहीं था। मैंने 10,000 एडिशनल कमाई और आपने 61,500 ले लिया, यानी कि चेंज इन इनकम कितना है? दिस टू दिस कितना? 10,000। एंड चेंज इन टैक्स इज हाउ मच?
HEC को मत लेना, हमेशा ये सब चीज़ मार्जिनल रिलीफ वगैरह बिफोर HEC, ठीक है। सो माई चेंज इन इनकम इज लेस देन माई चेंज इन टैक्स, तो क्या मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, एकदम मिलेगा। कितने का मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? 51,500, दिस माइनस दिस। तो यहाँ पे इवन दो आपको रिबेट नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा मार्जिनल रिलीफ ऑन रिबेट, ओइंग टू रिबेट। कितना? 51,500 का। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी 10,000, इसके ऊपर 4% मतलब कि 400, यानी कि 10,400। क्रॉस चेक करोगे तो कैसे करोगे सर? रेफरेंस पॉइंट का जो टोटल इनकम है इसके ऊपर क्या ऐड कर देंगे? चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम कितना है? 10,000 है, तो यानी कि 10,000 आ जाएगा, 10,000 ही आया है। क्लियर है? तो रिबेट के अंदर भी मार्जिनल रिलीफ है, सरचार्ज पे भी मार्जिनल रिलीफ है, रिबेट पे भी मार्जिनल रिलीफ है। फ़र्क क्या है सर? दो फ़र्क है, प्लीज़ समझना, और चाहो तो लिख लेना, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ किन सिचुएशन में है? अच्छा रुको, डिफ़ॉल्ट नहीं, रिबेट के ऊपर भी मिलता है 156 का, और सरचार्ज पे भी मिलता है, ठीक है। रिबेट पे जो मार्जिनल रिलीफ मिलता है, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहाँ पर सिंगल इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर जो भी देखना है करेक्ट 12 लैक्स पर ही देखना है। यहाँ पर मल्टीपल इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स है, यानी कि हम लोगों को हो सकता है 50 लैक्स पर भी चेक करना पड़े। अगर 51 52 लैक्स टाइप है, 1 करोड़ 2 लाख 3 लाख है तो 1 करोड़ पे चेक करना पड़ेगा, 2 करोड़ 5 लाख 6 लाख है तो उस पर चेक करना पड़ेगा। तो मल्टीपल इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, 50 लैक्स, 1 करोड़, 2 करोड़। दूसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कान खोल के सुन लो, बस 5 मिनट का क्लास बाकी है, प्लीज़ कान खोल के सब लोग सुन लो। दूसरा डिफरेंस पता है क्या है? दूसरा डिफरेंस है रेजीम का। सरचार्ज, सॉरी, रिबेट के ऊपर जो मार्जिनल रिलीफ है ना, ओनली अवेलेबल अंडर डिफॉल्ट रेजीम, अवेलेबल अंडर बोथ रेजीम्स। यस, सिर्फ डिफ़ॉल्ट रेजिम में अवेलेबल होगा, दोनों रेजिम में नहीं होगा। मतलब क्या? मतलब मानो मिस्टर करण, एज क्या है? 45 ईयर्स, क्या है? रेजिडेंट है। इनके केस में टोटल इनकम है ₹5,05,000। निकालो एक बार टैक्स लाइबिलिटी, निकालो सर। 5,05,000 के ऊपर हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या आएगी? 0 से 2.5 लैक्स तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, यानी कि 12,500। और मोर देन 5 लैक्स के ऊपर, मोर देन 5 लैक्स क्या, 5 लाख से 10 लैक्स के ऊपर 20%, यानी कि 5,000 के ऊपर 20%, यानी कि 1,000। तो कितना हुआ सर? 13,500। 5 लाख पर निकालो ना एक बार, टोटल इनकम कितनी है? अगर टोटल इनकम इस बंदे की 5 लाख होती तो क्या होता? तब सर ये इतना ही रहता, और ये आ जाती 12,500। लेकिन सर यहाँ पे हम लोगों को रिबेट मिल जाता, करेक्ट, क्योंकि रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, तो उस केस में रिबेट कितने का मिलता? अमाउंट ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। यहाँ पर कोई रिबेट नहीं मिल रहा है, तो अब इस पर्सन का भी थॉट प्रोसेस क्या है? सर चेंज इन इनकम कितना है? चेंज इन इनकम है जस्ट 5,000 रुपीज़, लेकिन चेंज इन टैक्स कितना हो गया? चेंज इन टैक्स हो गया 13,500।
रीज़न रीज़न यही है कि गवर्नमेंट आपको ऑप्शनल रेजिम में रहने के लिए पिनलाइज कर रही है। अब अगर ये इंसान रोते रोते निर्मला सीतारमन जी के पास आएगा तो निर्मला सीतारमन जी बोलेगी कि तुम क्यों रो रहे हो, गो एंड टेक द ऑप्शनल रेजिम ना, गो एंड टेक द डिफॉल्ट रेजिम। डिफॉल्ट रेजिम में तो तुम्हारा इनकम अप टू 12 लाख होने से मैं तुमको रिबेट दे दूंगी। सो इट्स लाइक पीनलाइजिंग समबडी फॉर बीइंग इन द ऑप्शनल रेजिम, फॉर बीइंग इन द ओल्ड रेजिम। नया भारत है तो रेजिम भी नया होना चाहिए। आज के लिए हम लोगों ने बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स देखे। विद दिस टेबल वी एंड आवर क्लास। प्लीज़ रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास के अंदर इन सारी चीज़ों को ब्रश अप ऑन करेंगे और फिर फ्रेश कॉन्सेप्ट्स के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, डन। लेट्स क्लोज द डे। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी आफ्टर द क्लास। बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे आप लोगों के संग नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग जो लोग भी इस क्लास को यूट्यूब में देख रहे हो, प्लीज़ यार डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट, बिकॉज बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे आने वाला है। सो विद दिस चलो लेट्स क्लोज द क्लास फॉर द डे।